लास्ट में क्या बताया था मैंने पार्लियामेंट में? अच्छा, तो लास्ट में है अध्यादेश का दुरुपयोग और जुडिशरी, द मिसयूज ऑफ ऑर्डिनेंसेस एंड द जुडिशरी। अगला हेडिंग है अध्यादेश का दुरुपयोग और न्यायपालिका। अध्यादेश का दुरुपयोग और न्यायपालिका। तो अगर हम देखें कि अध्यादेश के मिसयूज पे जो पहला मामला जुडिशरी के सामने आया, दैट केम इन 1970, तो और सी कूपर केस। आरसी कूपर केस इज पॉपुलरली नोन एज द केस ऑफ रिगार्डिंग नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। तो बैंक के राष्ट्रीयकरण का मामला कहलाता है। इसका लोकप्रिय नाम है बैंकों के राष्ट्रीयकरण का बाद, अ केस रिलेटेड टू नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। इसका टेक्निकल नाम है आरसी कूपर केस। क्योंकि आप जानते हैं केस के जो कोर्ट में नाम होता है वो अलग होता है, जो नाम पत्रकार यूज करते हैं, बाकी लोग यूज करते हैं, वो अलग होता है। तो दैट इज आरसी कूपर केस। यानी आरसी कूपर से केस इज अ फर्स्ट एग्जाम्पल। ये पहला उदाहरण है जहां अध्यादेश का जुडिशियल रिव्यू किया गया। क्योंकि हमारे यहाँ आर्टिकल 123 में लिखा गया है द सेटिस्फेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, कि राष्ट्रपति की अगर सेटिस्फेक्शन हो तो अध्यादेश जारी हो सकता है। और हमने पिछले क्लास में कहा था द टर्म सेटिस्फेक्शन इज मोर सब्जेक्टिव। बड़ी आत्मनिष्ठ कंडीशन है कि कब राष्ट्रपति संतुष्ट होगा या कब राष्ट्रपति सेटिस्फाई होगा। इसलिए पहली बार इस केस में न्यायपालिका ने यह कहा था द सेटिस्फेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, यानी राष्ट्रपति की संतुष्टि का न्यायिक पुनरावलोकन किया जाएगा। और इसमें मामला था कि जब इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बात पूछी थी कि व्हाट इज अर्जेंट कंडीशन फॉर द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, यानी बैंक के राष्ट्रीयकरण का अर्जेंट कंडीशन क्या है। तो संविधान में क्या लिखा गया है? अर्जेंट कंडीशन होना चाहिए, अर्जेंट सरकमस्टांसेस होना चाहिए, जबकि वैसा कुछ बैंक के नेशनलाइजेशन केस में नहीं था। तो दैट वाज एन फर्स्ट एग्जांपल कि सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए इस अध्यादेश को रद्द कर दिया था। तो पहला ऐसा एग्जाम्पल था जहां पे उच्चतम न्यायालय ने अध्यादेश को असंवैधानिक घोषित कर दिया। ऑन व्हाट ग्राउंड? Why Supreme Court declared this ordinance as unconstitutional? Because first, there was nothing like urgent circumstances. तो पहला कंडीशन ये था। आपने लिख लिया? दूसरी बात, दूसरा देखेंगे कि पहली बार ये कहा गया कि राष्ट्रपति की संतुष्टि का न्यायिक पुनरावलोकन होगा। और पहली बार जब अध्यादेश को असंवैधानिक घोषित किया गया तो आप ये भी देखेंगे कि आफ्टर 1967, यानी आफ्टर 1964 नेहरू नहीं रहे। और ऐसा माना जाता है कि जब तक नेहरू पार्लियामेंट में थे तो न्यायपालिका भी नेहरू का बड़ा सम्मान करती थी, क्योंकि जुडिशियल डिसीजन कभी भी निर्वात में नहीं होता। जुडिशियल डिसीजन आर नॉट प्रोनाउंस्ड इन ए वैक्यूम। तो जब सरकार शक्तिशाली होती है तो न्यायपालिका थोड़ा इस अलग तरीके से निर्णय देती है। और वही जब प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की इमेज अच्छी हो तो जुडिशरी ऑलवेज टेक केयर ऑफ दैट। लेकिन जब ऐसा लगे कि सरकार कमजोर है, प्रधानमंत्री की शक्तियां कमजोर हैं, तो फिर न्यायपालिका आगे बढ़ती है। और उसके बाद से आप देखेंगे नेहरू के साथ एक बात थी कि ही नेवर ट्राई टू मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। उन्हें संविधान के दुरुपयोग की आलोचना नेहरू के खिलाफ कभी नहीं लगती, लेकिन उसके बाद तो ये बड़े रैम्पेंट हो गई। इस वजह से न्यायपालिका का ऑर्डिनेंस के मामले में इंटरफेरेंस ये दिखाता है कि न्यायपालिका केम फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रूल ऑफ लॉ।
संविधान की व्याख्या और संविधान के संरक्षण की जिम्मेदारी न्यायपालिका की है। तो न्यायपालिका फोर्स टू कम, इसलिए पहली बार इसे असंवैधानिक घोषित किया गया। लेकिन उसके बाद भी अब देखेंगे अध्यादेश का दुरुपयोग रुका नहीं। जब ये हुआ कि प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, उसको करने के लिए फिर इंदिरा गांधी ने 38th अमेंडमेंट करवा दिया। 38वां संविधान संशोधन संविधान में ला दिया गया और 38वें संविधान संशोधन के बाद ये कहा गया कि satisfaction of president is not comes within the scope of judicial review। यानी संतुष्टि, राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायपालिका के पुनरावलोकन का भाग नहीं है। राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायपालिका नहीं जांचेगी। दैट वाज इनकॉर्पोरेटेड थ्रू 38th अमेंडमेंट। तो 38वें संविधान संशोधन से इंदिरा गांधी ने कहा कि न्यायपालिका की राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायिक पुनरावलोकन का विषय नहीं है। इट इज नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। लेकिन अब देखेंगे इसके बावजूद भी यद्यप जनता पार्टी सरकार आई तो फिर इसके बाद को हटा दिया गया। यानी 44th अमेंडमेंट के बाद ये कहा जाता है कि अध्यादेशों का न्यायिक पुनरावलोकन संभव है, अध्यादेश का न्यायिक पुनरावलोकन होगा। लेकिन फिर एक बार मामला आया 87 में बाधवा केस में, न्यायपालिका ने फिर इस मामले को देखा। बाधवा केस इन 1987, बाधवा केस में फिर न्यायपालिका ने इस बात पे सवाल उठाया। और बाधवा केस में कहा गया अध्यादेशों का बार बार जारी करना असंवैधानिक है। रिपीटेड इशूइंग ऑफ ऑर्डिनेंस इज एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अध्यादेशों का बार बार जारी होना असंवैधानिक है। अध्यादेशों का बार बार जारी किया जाना असंवैधानिक है। मेरे इसका मतलब है अध्यादेश जारी करना संवैधानिक नहीं है, बट री इशूइंग ऑफ ऑर्डिनेंस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अध्यादेशों का बार बार जारी करना, इसका मतलब अगर 10-10 साल तक अध्यादेश चलते रह गए तो अध्यादेश तो बार बार जारी हुआ, तो दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। लेकिन इसके बाद से भी मामला रुका नहीं। अध्यादेश आज भी मिसयूज होता है, अध्यादेश आज भी बार बार जारी किया जाता है। तो आप याद रखिए, आप कहेंगे फिर न्यायपालिका के निर्णय देने का मतलब क्या है। हम आगे न्यायपालिका तो हमें अलग से पढ़ना है, और न्यायपालिका आएंगे फिर पार्लियामेंट उसमें आएगा। संविधान के संशोधन की बात करेंगे फिर उसमें पार्लियामेंट आएगा। तो पार्लियामेंट का अध्ययन तो हमें बार बार चूंकि इंटररिलेशन बताना पड़ेगा, तो हम न्यायपालिका अलग से ही पढ़ेंगे। लेकिन आपको याद दिला दें, अब न्यायपालिका कोई निर्णय न मानिए तो व्हाट इज अ रिजल्ट। रिजल्ट ये होगा कि न्यायपालिका कहेगी कि हमारी अपने अवमानना की, कंटेम्प्ट आपने किया। तो कंटेम्प्ट के आरोप में न्यायपालिका क्या करेगी, 1-2 दिन किसी को सांकेतिक सजा दे सकती है, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। इवन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर वेरी मच ईगर एंड रेडी टू गेट द पनिशमेंट। उनको तो लगता है कि भाई हम दंड मिलेंगे तो हमारी पॉलिटिक्स और आगे बढ़ जाएगी। दे वांट टू बी इन अ लाइमलाइट। इस वजह से जुडिशरी इज द वीकेस्ट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। आप याद रखिए, सरकार के पास पैसा है, कार्यपालिका के पास पैसा है, विधायिका के पास अब मान लीजिए कि विधायिका और कार्यपालिका के पास पैसा है, पावर है। यदि विधायिका के पास पावर नहीं, कार्यपालिका के पास तो जुल्म ज्यादा होता है। न्यायपालिका के पास ना पावर है ना पैसा है। वो दोनों चीजें डिपेंड करती हैं विधायिका और कार्यपालिका पे। इस वजह से आप देखेंगे न्यायपालिका के ऑर्डर का मतलब बेकार हो जाता है जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, इम्प्लीमेंट नहीं होगा। विच वन इज इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी? एग्जीक्यूटिव इटसेल्फ।
तो ये मामले बन जाते हैं। इसलिए आज तक इसका मिसयूज अभी रुक नहीं पाया। वैसे कुछ क्रिटिसाइज ये करते हैं कि न्यायपालिका का भी निर्णय ठीक नहीं रहा, कभी सेटिस्फेक्शन की बात की, कभी कहा रिपीट मत करो। तो अब सवाल है कि इसका मतलब है कि न्यायपालिका ने भी कोई कॉन्क्रीट डिसीजन दिया नहीं है। अब लेकिन हम न्यायपालिका के लिए ये बात हम नहीं कर सकते। अयोध्या मामले में न्यायपालिका क्या कर सकती है? तो हमारे पॉलिटिशियन क्या करते हैं, जब कोई सॉफ्ट मामला होता है जिसमें पब्लिक ओपिनियन का इशू होता है, तो उसको जानबूझ कर किसके जिम्मे फेंक देंगे? न्यायपालिका देखे। जिससे कि बिकॉज member of parliament or politician, they don't want to annoy the general will of the people. ये प्रॉब्लम है। इसलिए अध्यादेश का बार बार न्यायिक पुनरावलोकन होना भी एक तरीके से संसदीय शासन के लिए अच्छा नहीं है। ये न्यायपालिका का है। तो अब देखेंगे पार्लियामेंट से संबंधित हम लगभग सभी इशू आपको बता दिए, जो मेंस वाले सभी इशू बता दिए। अब कुछ ऑब्जेक्टिव एग्जाम की बात आपको बता दें, पार्लियामेंट से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव एग्जाम की, और कैसे वहां से भी जीएस में सवाल पूछा जा सकता है, या कई बार मेंस में भी हो सकता है सवाल पूछ लिया जाए। अब जरा हम देखें कि दो चीज बची हुई है। एक तो प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट। वैसे प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट की बात हमारे पोल साइंस के सिलेबस में नहीं है, जीएस वाले मामले में है, लेकिन फिर भी उसको पढ़ते समय दोनों चीज की प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट इज इंपॉर्टेंट। लेकिन उसके पहले कुछ फैक्चुअल चीज आपको बता दें, या पहले प्रिविलेज देख लें अगला हेडिंग पे। संसदीय विशेषाधिकार, प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट। प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट, संसदीय विशेषाधिकार। तो अब रिलेशन वाली लगभग चीजें हमने खत्म कर दी है। यदि हम न्यायपालिका में जाएंगे फिर पार्लियामेंट आएगा, आधारभूत ढांचे में जाएंगे फिर पार्लियामेंट आएगा। तो आप जानते हैं मेंस का क्वेश्चन ज्यादातर पे इंटररिलेटेड होता है, लेकिन कुछ बेसिक बात आपको पार्लियामेंट से बता दें, फिर उसके बाद पार्लियामेंट कैसे चलती है कुछ बेसिक बता दें। हो सकता है प्रीलिम्स के लिए आपको काम, ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए काम कर जाए, लिखने वाले एग्जाम से उसका मतलब कम होता है। अब अगर हम देखें कि व्हाट इज ए प्रिविलेज, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। अब बताइए अगर आपको कहा जाए कि व्हाट इज ए पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, संसदीय विशेषाधिकार क्या है, ये बात सुन के आपको आश्चर्य लग रहा है या सामान्य शब्द लग रहा है? पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, ये बात आपको सुन के सामान्य लग रहा है या थोड़ा विशेष लग रहा है? क्यों विशेष लग रहा है? हमेशा को शब्दों की समझ, हमेशा जब भी हम कोई शब्द का प्रयोग कर दें तो उस पर खूब समझ होनी चाहिए, तभी आप कोई आंसर अच्छे से लिख पाएंगे। लिखने के लिए शब्दों की समझ बहुत जरूरी है, रटने वाली बात नहीं। वाई इट इज ऑब्जेक्शनेबल? प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट मतलब ये सामान्य शब्द है या अजीब सा शब्द है? क्यों? तो विशेषाधिकार में अजीब सा क्या है? क्या विशेष अधिकार दे दिया तो इसमें ऑब्जेक्शनेबल क्या है? क्यों ऑब्जेक्शनेबल है? क्या? अब देखिए कैसे हम फैक्ट से कॉन्सेप्ट को जोड़ते हैं। आप कोई फैक्ट आप मुझे बताइए, मैं उसको कॉन्सेप्ट में चेंज कर दूंगा। हम तो एग्जाम्पल कंडक्ट ऑफ बिजनेस हम पढ़ेंगे, प्रश्न काल, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, ये सब आपको लगता है कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए काम करेगा? उससे भी मैं आपको मेंस का प्रश्न बनाना बता दूंगा, कैसे आप इस कॉन्सेप्ट आप जोड़िए। अच्छा, बजट अभी हमने बताया कि बजट का निर्माण, अच्छा बजट निर्माण नहीं बताया। इसके बाद बजट निर्माण, वही बजट, बजट निर्माण आपको देखने में लगेगा कि ऑब्जेक्टिव सवाल है, फिर भी मैं उसको बता दूं कैसे आप उसको मेंस के हिसाब से करिए। तो सवाल है कि टाइम अगेन वी आर रिपीटिंग दैट वी आर स्टडिंग इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी। और बड़ी अच्छी बात है कैसे हम लिखने का प्रयास करते हैं। अगर यही बात सिंपल सा लिखने को आ जाए, तो पॉल और ब्रॉस ने अपना एक आर्टिकल लिखा, उसने बड़ी अच्छी बात कही। क्या लिखा, जरा इस बात को लिख लीजिए। और कैसे इसको हम जोड़ते हैं, कैसे हम चीजों को जोड़ते हैं। मैं क्यों कहता हूँ शब्द ऑब्जेक्शनेबल है? और जिस दिन आपको शब्दों की समझ, देखिए खूब इसीलिए रटने की टेंडेंसी होनी ही चाहिए। जिस दिन आपको शब्दों की समझ किसी विषय की आ गई तो उसमें लिखने से आप कभी कोई समस्या नहीं होगी। शब्दों की समझ नहीं है, रटन विद्या है, फिर तो प्रॉब्लम होगी। केवल फैक्ट आप देखने का दी है तो प्रॉब्लम जरूर हो लिखने में। तो इसलिए मैं कहता हूँ बार बार ध्यान से आप सुनिए। तो देखिए पॉल और ब्रास ने एक, पॉल और ब्रास इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में खूब लिखते हैं।
पॉल आर ब्रास, तो पॉल ब्रास ही लिख दीजिए, अपने आप पर्याप्त है। अब देखिए इनका नाम हम जीएस में नहीं लिखेंगे, कॉन्सेप्ट सारा जीएस में वही होगा, नाम हम जीएस में हटा देंगे इनका। तो पॉल और ब्रास ने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि जब हमने प्रियम्बल पढ़ा तो इस बात से क्या देखा है, वी हैव एस्टेब्लिश अ न्यू डेमोक्रेटिक विजन फॉर इंडिया। अब देखिए जब पॉलिटिकल स्टूडेंट है, किसी चीजों को कैसे देखता है, लॉ वाला स्वाभाविक रूप में वो देखेगा कि आर्टिकल क्या है। लॉ वाला जैसे संविधान के विशेषाधिकार पहुंचो, क्या आर्टिकल 105 से एग्जामिनर का इंटरेस्ट ही नहीं। आप कभी प्रीवियस उठा के देख लीजिए, कभी तक आज तक पीटी में 105 आया हो तो आप मुझे बता दीजिए। स्टेट एग्जाम में तक में नहीं पूछा था, आईएएस में क्यों पूछा जाएगा? इसलिए हमेशा ओरिएंटेशन के कॉन्सेप्चुअल। तो जब वो किसी पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर को देखें तो हम आपको इस बात से जोड़ेंगे कि वी हैव एस्टैब्लिश्ड अ न्यू लिबरल डेमोक्रेटिक विजन फॉर इंडिया। ये संविधान नहीं है, ये उदारवादी लोकतांत्रिक दृष्टि का निर्माण है कि हमारा संविधान कैसे चलेगा, शासन कैसे चलेगा और समाज कैसे चलेगा। और ये बात आप जानते हैं, व्हेन वी आर स्पीकिंग अ न्यू लिबरल डेमोक्रेटिक ऑर्डर, एक नया लोकतांत्रिक को गणतांत्रिक आधार हम बनाने जा रहे हैं। लोकतंत्र गणतंत्र में विशेषाधिकार की बात होती है, समानता की बात होती है, समानता की बात होती है। और सच पूछिए, विशेषाधिकारों के खिलाफ तो हमने लड़ाई की। प्रिविलेज मीन्स फ्यूडलिज्म। अभी तक तो हम यही समझा करते थे कि विशेषाधिकार कहाँ होगा, सामंतवाद में होगा। विशेषाधिकार का मतलब विषमता होगी, और विशेषाधिकार का मतलब है कि जहां किसी न किसी आधार पर आप विशेषाधिकार बनाएंगे, विषमता बनाएंगे। तो बताइए, लोकतंत्र में समानता की जगह होनी चाहिए, विषमता की? समानता की जगह होनी चाहिए। इसीलिए अच्छा, तो पॉल और ब्रास ने भी एक बात कही है और राजीव भार्गव ने, ये सब पॉलिटिकल साइंस के बड़े प्रोमिनेंट प्रोफेसर हैं जिनका नाम आप, और कोई सेकुलरिज्म की बात हो तो आप राजीव भार्गव को कोट कर सकते हैं बिना सोचे समझे। राजीव भार्गव, तो जरा देखिए, पॉल और ब्रास की बात आपको बाद में बताएंगे, पहले देखिए राजीव भार्गव ने क्या कहा, लिख लीजिए। राजीव भार्गव का कथन है कि भारतीय संविधान, दिस स्टेटमेंट ऑफ राजीव भार्गव, कि भारतीय संविधान एक नवीन उदारवादी लोकतांत्रिक, भारतीय संविधान एक नवीन उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था और समाज के निर्माण में सहायक है। नवीन लोकतांत्रिक उदारवादी अंडरलाइन, नवीन लोकतांत्रिक उदारवादी व्यवस्था के निर्माण में सहायक है। राजीव भार्गव said that Indian Constitution provides a new vision of liberal democratic order. न्यू विजन अंडरलाइन एंड लिबरल डेमोक्रेटिक ऑर्डर अंडरलाइन, जिसका मूल आधार व्यक्ति की गरिमा और समानता है। The fundamental base of that is the dignity and the equality of the people. व्यक्ति की नियुक्ति और समानता है, व्यक्ति का गरिमा और समानता है। अच्छा, नियुक्ति धर्म ने कोई प्रश्न देख लिया, गरिमा और समानता है। इसे आप कई बार आप क्या करते हैं, इसे आप कई बार आप क्या करते हैं, कई बार तो मैं आश्चर्य करता हूँ कि जब मैं पढ़ाते रहता हूँ तो लोग पता नहीं किसी के प्रश्न लिख के मेरे पास भेज देते हैं। पढ़ाते समय तो आपको ध्यान मग्न हो जाना चाहिए, मेरे तरफ से ध्यान हटे ही नहीं। प्रश्न पे कौन सा प्रश्न पूछ रहे हैं वो प्रश्न में से आगे पूछ सकते हैं, बाद में पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने में होता क्या, 15 मिनट हम प्रश्न के बारे में सोचते हैं और देने के 15 मिनट बाद तक मेरे दिमाग सवाल का उत्तर नहीं मिला, सवाल का उत्तर नहीं मिला, मेरी बात सुनी नहीं जाती। इसे कई बार अब देखें, कई लोग क्लास से बहुत कम ले पाते हैं, टीचर से लेना भी बहुत कला है। क्लास तो सभी करते हैं, सुनते भी सभी हैं,
और टीचर सभी को जस्टिस करता है दोस्तों, ऐसा तो नहीं हम एक किसी व्यक्ति विशेष के लिए बता रहे हैं। ये सब छोटी छोटी गलतियां हम कर जाते हैं, तो बाद में फिर क्या कहेंगे, लिखना हम नहीं हो पा रहा है, इस प्रॉब्लम आ रही है। तो हमेशा राजीव भार्गव ने कहा कि नया लिबरल डेमोक्रेटिक ऑर्डर है, तो अब बताइए इसमें कहना विशेषाधिकार, विशेषाधिकार शब्द ही अटपटा है, विशेषाधिकार शब्द अटपटा है, लेकिन सच पूछिए वाई वी हैव गिवन द प्रिविलेज टू पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को प्रिविलेज क्यों दिया गया, अब इसका रेशन आपको बता दें। ये बात तो संविधान बातों को पता थी कि जब हम प्रिविलेज दे रहे हैं तो वेदर इट्स डेमोक्रेटिक और अनडेमोक्रेटिक। आपको याद दिला दें, आज के लोकतांत्रिक समाज में भी सबके साथ समानता हो ऐसा जरूरी नहीं है। विषमता पहले भी थी, विषमता आज भी रहेगी, लेकिन लोकतांत्रिक समाज की विषमता और गैर लोकतांत्रिक समाज की विषमता में फर्क है। गैर लोकतांत्रिक समाज की विषमता कैसा था, विषमता कैसी थी, जन्म जाति कर्म आधार पे। आज की विषमता कैसी है, कार्य के आधार पे। तो अब जो प्रधानमंत्री है निश्चित तौर पर ही है सम प्रिविलेज, उसको जो विशेषाधिकार वो तो एसपीजी लेकर घूम रहा है। मैं कहूँ मुझे एसपीजी क्यों नहीं मिल रही है, अरे मुझे पीजी ही मिल जाए, एसपीजी ना मिले दोस्तों। तो अब ये अब नहीं, एसपीजी का मतलब शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नहीं, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। स्पेशल प्रोटेक्शन को पीएम को मिलता है, दैट इज काइंड ऑफ प्रिविलेज। अब पीएम को इतना बड़ा हाउस मिला हुआ है, प्रिविलेज। तो आप याद रखिए प्रिविलेज जो मिला हुआ है ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कारण है, ये इनको विषमता नहीं पैदा करता, क्योंकि इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी विशेष दी गई है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसका एग्जाम्पल आप देखिए। ये बात जानते हैं जो भी सत्ताधारी दल होता है इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फिर अब देखिए पहला कॉन्सेप्ट डेमोक्रेसी से आ गया, दूसरा फिर संसदीय शासन का सिद्धांत आ गया। संसदीय शासन में संसद का महत्व है, कार्यपालिका का, संसद का। तो कार्यपालिका संसद के नीचे होनी चाहिए, लेकिन जरा सोच के देखिए अगर किसी सरकार का बहुमत हो और उसको लगता हो कि हमारे खिलाफ अगर कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रहा है, हमारे खिलाफ कोई पार्लियामेंट में बार बार क्रिटिसाइज कर रहा है, तो क्या करेगी सरकार, क्या करेगी, सीबीआई की इंक्वायरी सेटअप करवा देगी, लो इसको अंदर। ऐसा पुलिस किसके हाथ में है, सरकार के हाथ में। और पार्लियामेंट का काम क्या है, सरकार की आलोचना करना, सरकार की आरती उतारना। आलोचना करने वालों से सरकार खुश होती है, नाराज होती है, तो नाराज होती है तो क्या करेगी, ठांस देगी दोस्तों, आलोचना कर ठांस देगी। इसीलिए आप याद रखिए वाई पार्लियामेंट्री प्रिविलेज देयर, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, द फंक्शन ऑफ मेंबर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अब एक बात याद रखिए, जितने इंस्टीट्यूशन हैं जो सरकार की आलोचना करते हैं, सीएजी, यूपीएससी तो ऐसा काम नहीं करता, उसे इंडिपेंडेंट काम करता है, सीएजी, सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सरकार की आलोचना तो नहीं करता, लेकिन वो मेंबर ऑफ जो चुनाव के कैंडिडेट्स होते हैं उनको जरूर कंट्रोल करता है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रोलिंग बॉडी। तो आप याद रखिए हमारी कार्यपालिका विधायिका के इन कामों में हस्तक्षेप न कर दे, इसलिए प्रिविलेज दिया गया है। तो अब दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, संसदीय शासन जोड़ के अगला पॉइंट। यही बेसिक है कि क्यों हमें विषय में नंबर नहीं मिलते। कई लोग तो क्या सोचते हैं, कई लोग ये भी मानते हैं कि अरे पॉलिटी हमें क्योंकि क्या पढ़ाएगा, पॉलिटी तो पढ़ने की जरूरत है, बाकी चीजें नहीं पढ़ने की जरूरत है। क्यों, पॉलिटी हौच पौच हो गया है, लॉ वाले अलग पॉलिटी घुमा दिए हैं, पब्लिक हेड वाले अलग घुमा दिए हैं, पॉलिटी की आत्मा मर गई है। आपको सच बता रहे हैं आपको दोस्तों, तो वी हैव टू रीडिस्कवर द सोल ऑफ पॉलिटी। तो जब तक आप इन चीजों को आप नहीं देखेंगे तो पॉलिटी का उत्तर 105 लिख देंगे, वो एग्जामिनर पुत्र देगा नहीं, खींच के रख देगा, जीएस में भी नहीं। और ये बात आप याद रखिए 105 आपसे पूछेगा नहीं। आप याद रखिए कभी भी एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा कि बताओ संसदीय विशेषाधिकार क्या है, जैसे हम परंपरागत रटने का तरीका है, संसदीय विशेषाधिकार क्या है, सांसदों क्या मिलते हैं, संसद को क्या मिलते हैं, रट लिया। पीटी उठा, मेंस का जीएस का सवाल उठा के देख लीजिए, एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा व्हाट इज द प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट, पूछे कुछ ऐसा जो आगे आपको बता देंगे। प्रश्न तो आप देख लीजिए, इंफॉर्मेटिव नहीं, फैक्चुअल नहीं। तो पहला पॉइंट, बार बार मैं क्यों कहता हूं, पढ़ने के तरीके को हमेशा प्रश्न के हिसाब से चेंज करिए, अपने हिसाब से नहीं। तो अगला पॉइंट,
संसदीय शासन, अब दूसरा पॉइंट कैसे हम लाएंगे? संसदीय शासन, संसदीय शासन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट is the parliamentary will control and supervise over executive. संसदीय शासन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता संसदीय शासन का कार्यपालिका पर नियंत्रण है। संसदीय शासन का कार्यपालिका पर नियंत्रण है। अब जरा सोच के देखिए, हमारे यहाँ दैट इज ब्यूटी ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए राफेल में कुछ हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने मिलकर प्रधानमंत्री घेर नहीं लिया था। सारे मेंबर ऑफ राहुल गांधी की तरफ बोल रहे हैं, दोस्तों काश राजा महाराजाओं का समय होता, एक भी सरकार के खिलाफ बोलते, टोटे टोटे कर दिए गए होते सब। That is the beauty of a democracy, because we are supposed to even listen the disagreement, criticism. आप परफेक्ट नहीं हो सकते और राजा महाराजाओं का शासन नहीं है। अब जरा सोच के देखिए, इतने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो कितने विगोरसली प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री को सुनना पड़ेगा, वो बात सही है गलत है बाद में आप डिफेंस करिए, सुनना तो पड़ेगा आपको। तो आप समझ सकते हैं कि इसलिए, और भी आगे बताएंगे, एक एक से पार्लियामेंटेरियन के हाथ में एक एक से प्रस्ताव है। बताइए, सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन ला दिया गया, लाया गया नहीं लाया गया? और नो कॉन्फिडेंस मोशन ला गया, वो पता था वो पारित नहीं होगा, लेकिन पता था पारित नहीं होगा, फिर भी कि हमारे सारे विपक्षी दलों को ऐसा अवसर लगता था कि संसद में बस बोलने को एक बार मौका मिल जाए, सरकार की आलोचना करने का मौका मिल जाए, सरकार की आलोचना करने का मौका मिल जाए। और क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट की जो गतिविधियां होती है पूरे देश में लाइव टेलीकास्ट होती हैं और न्यूज़पेपर उसको बहुत कवर करता है, लेकिन उस पूरे नो कॉन्फिडेंस मोशन का गड़बड़ पार्टी होगा। लास्ट में राहुल गांधी ने आंख मार दिया दोस्तों। मीका सिंह ने भी कुछ ऐसे गाया हुआ है, लेकिन मीका सिंह का मामला अलग हो गया, तो स्वाभाविक रूप में अब मोदी ने उसको अपने फेवर में ले लिया। मोदी मदारी है दोस्तों, इज ए ग्रेट ओरेटर, तो मामला बिगड़ गया। इसलिए अब बताइए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कार्यपालिका की आलोचना की या नहीं की? प्रिविलेज चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। क्यों? अगला पॉइंट क्या लिखा आपने? हाँ, कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है और विभिन्न प्रस्ताव और संकल्प के माध्यम से पार्लियामेंट passes various resolution and motions। संसद विभिन्न प्रस्ताव और संकल्प के माध्यम से विभिन्न प्रस्ताव और संकल्प के माध्यम से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। It maintains control over the executive through various motions and resolutions। नियंत्रण रखती है, इसीलिए संविधान के द्वारा संसद को और सांसदों को विशेषाधिकार दिए गए हैं। Therefore, member of parliament as well as the parliament enjoy privilege in our constitution। संसद को भी विशेषाधिकार है, सांसद को भी विशेषाधिकार है, और ये संविधान में लिखे गए हैं। दिस इज रीजन। तो यहाँ विशेषाधिकार कोई ऑब्जेक्शनेबल नहीं है, बल्कि विशेषाधिकार इट शोज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपको विशेष पावर मिला हुआ है, इसका मतलब आपको विशेष उत्तरदायित्व है। प्रधानमंत्री बहुत पावरफुल व्यक्ति है, लेकिन सच में ही इज अ पर्सन हु इज वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटायर थिंग। लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री बहुत पावरफुल है, देखने का नजरिया है, उतना ही तो रिस्पॉन्सिबल भी है वो।
भाई जो जितना पावरफुल होगा वो सबके प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा, हमें ये करना है, दायित्व उसका ज़्यादा बढ़ेगा। देयरफॉर पार्लियामेंट एंजॉय द प्रिविलेज। अब सवाल है संविधान में है क्या, संविधान में कौन सा प्रिविलेज है? पहला, तो नेक्स्ट हेडिंग है व्हाट टाइप्स ऑफ प्रिविलेज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में कौन सा प्रिविलेज है? अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल 105 में ये लिखा हुआ है कि प्रिविलेज पावर्स एंड इम्यूनिटी ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तीन शब्द का प्रयोग है, विशेषाधिकार है, शक्ति है और छूट है। ये तीनों अपने आप में आए एक तरीके के इंटरचेंजेबल वर्ड है। टेक्निकल अंतर हम कर सकते हैं, विशेषाधिकार भी है, शक्ति भी है और इम्यूनिटी भी है। आप याद रखिए हर पावर में इम्यूनिटी होती है, हर पावर में इम्यूनिटी क्या होती है। अब जैसे कि इम्यूनिटी का मतलब है निश्चित तौर पर हमें आपको बंदूक रखने के लिए एक तरीके से विशेष प्रोसेस करना है, जबकि पुलिस वालों के लिए बंदूक रखना जरूरी है। दैट इज इम्यूनिटी फॉर पुलिस पर्सन। तो पावर के साथ इम्यूनिटी भी होती है। ये तो कई बार इम्यूनिटी बिना पावर के भी हो सकती है, जैसे कि इफ एनीबडी इज पर अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो हुई 60+, तो दे आर गेटिंग सम कंसेशन व्हाइल ट्रेवल इन रेलवे, रेलवे में यात्रा करने के दौरान उनको कुछ इम्यूनिटी मिलती है सीनियर सिटीजन को, दैट इज इम्यूनिटी। लेकिन हर पावर और प्रिविलेज कहीं ना कहीं एक ही जैसा है। प्रिविलेज केवल ये है कि हमें कुछ ऐसा अधिकार है जो और लोगों को नहीं है। प्रिविलेज का मतलब है कि वी आर एंजॉयिंग सम राइट्स व्हिच आर नॉट अवेलेबल फॉर अदर्स, कुछ और लोगों के लिए नहीं है। और जब अगर प्रिविलेज कुछ और लोगों के लिए नहीं, इसका मतलब यू आर कंपेरेटिव टू मोर पावरफुल देन अदर्स। ये पावर का मतलब है कि आप दूसरे को प्रभावित कैसे करते हैं, हाउ यू आर इन्फ्लुएंसिंग अदर्स, दैट मीन्स पावर। तो प्रिविलेज का मतलब क्या है, व्हाई इट इज प्रिविलेज। तो प्रिविलेज कहिए, पावर कहिए, इम्यूनिटी कहिए, बात तो एक ही तरफ इशारा करती है। और आप देखेंगे व्हाई इट इज प्रिविलेज, क्योंकि आर्टिकल 105 में यह बात कही गई है, एंड सेम थिंग इज देयर फॉर मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर टू। विधायिका के लिए भी, राज्य विधानसभा के लिए ही बात कही गई है। तो 105 में है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन स्पीक एनीथिंग बिफोर फ्लोर ऑफ द हाउस। तो पहला बोलने की आजादी है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन स्पीक एनीथिंग बिफोर फ्लोर ऑफ द हाउस, लेकिन वो आजादी कहां पे है, सदन के पटल पे। ही इज फ्री टू स्पीक एनीथिंग बिफोर फ्लोर ऑफ द हाउस। उसे सदन के पटल पर बोलने की आजादी है। अब जरा सोच के देखेंगे, आप कहेंगे फ्लोर ऑफ हाउस पे से बोलने की आजादी है, तो हमें भी तो है। अगर जैसे सिटीजन्स को देखा जाए, सिटीजन्स आर एंजॉयिंग द सेम पावर अंडर आर्टिकल 19(1)(a। आर्टिकल 19(1)(a) में क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार हमें है। तो सिटीजन्स आर ऑल्सो एंजॉयिंग द सेम राइट। तो आप कहेंगे फिर इसमें अंतर क्या हो गया। और एक खास बात है, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर ऑल्सो सिटीजन्स, लेकिन जब फ्लोर ऑफ हाउस में बैठेंगे, बाहर नहीं, सदन के बाहर उनको अधिकार नहीं मिलेगा। लेकिन जब फ्लोर ऑफ हाउस में बैठेंगे तब वो बोल सकते हैं। तो सवाल है कि आप कहेंगे हम भी तो बोल सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हमारे बोलने उनके बोलने में क्या फर्क है, बस फर्क यह है कि हम बोल सकते हैं, लेकिन देयर आर वेरियस रिस्ट्रिक्शंस व्हिच आर इम्पोज्ड ओवर क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 19। हम बोल सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि हम किसके खिलाफ नहीं बोल सकते। जैसे कि पहला, पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था के खिलाफ हम नहीं बोल सकते। इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ ए नेशन, राष्ट्र की सुरक्षा और अखंडता के खिलाफ हम नहीं बोल सकते। तो देयर आर वेरियस रिस्ट्रिक्शंस which are imposed over clause section 2 of article 19 which limits the citizens freedom of speech and expression। हम लोग व्यवस्था के खिलाफ नहीं बोल सकते, पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ नहीं बोल सकते, यहाँ तक कि इंसाइटिंग एन ऑफेंस,
अपराध को बढ़ावा देने के लिए जो ऐसा कोई भी काम कि जो अपराध को बढ़ावा देता हो वो हम नहीं बोल सकते। यहां तक कि हम देशद्रोह नहीं, डिफेमेशन या किसी की मानहानि नहीं कर सकते। डेफिमेशन, हम किसी की मानहानि नहीं कर सकते, या हम कोर्ट का, न्यायाधीशों का कंटेम्प्ट नहीं कर सकते। न्यायाधीशों कंटेम्प्ट नहीं कर सकते, लोग व्यवस्था के खिलाफ नहीं बोल सकते, और दूसरा मॉरलिटी, नैतिकता खिलाफ नहीं बोल सकते। आपको नहीं लगता जितनी बड़ी मुर्गी नहीं उतनी बड़ी पूंछ है? बोलना दो है और प्रतिबंध इतना लग गया। ये तो पैसा है नहीं, वो आपको दिखने में लगता है कि बोलना इतना आसान नहीं है। वो हम फंडामेंटल राइट में आपको अलग से बता देंगे कि बोलना इतना आसान नहीं, लेकिन प्रतिबंध बहुत है। अब आप पूछेंगे कि क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब बोलता है, हम तो बोलते इतने प्रतिबंध है, तो जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलेगा, जैसे एक बार तो आप देखेंगे कि हमारे बोलने में तमाम प्रतिबंध है। अब एक बार टेलीविजन में आ गया एक एडवर्टीजमेंट, संडे हो या मंडे रोज खाएं अंडे। एक व्यक्ति न्यायपालिका में पहुंच गया, कहा सदाचार खिलाफ है, देखिए मॉरलिटी खिलाफ बोल रहा है, तरह अंडे खाने की बात कर रहा है, रोको इसको, मैं शाकाहारी आदमी हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई ऐसे मत खिलाओ अंडे, रोक दिया गया। यहां तक कि एक बार आप देखेंगे कि थ्री इडियट, नहीं डर्टी पिक्चर, डर्टी पिक्चर वॉज अबाउट टू टेलीकास्ट, तो उस डर्टी पिक्चर सोनी टेलीविजन पे 9 बजे रात में आने वाली थी, 9 या 8 बजे रात। एक याचिकाकर्ता पहुंच गया, उसने कहा कि 8 बजे 9 बजे डर्टी पिक्चर दे रहे हो, उसको बैन करो। मिनिस्टर ने तुरंत उसको संदेश भेजा सोनी को कि नहीं भाई डर्टी पिक्चर दिखा रहा हूं तो 11 बजे रात के बाद दिखाओ। तो कोर्ट से पूछा कि 11 बजे रात के बाद क्यों? उन्होंने कहा 11 बजे के पहले बच्चे जागते रहते हैं। एक बार याद रखिए, फिल्मों में एडल्ट और सामान्य फिल्मों का अंतर होता है सिनेमा हॉल में, घर में तो नहीं होता। घर में टेलीविजन में चुन्नू मुन्नू भी देखेंगे दोस्तों। इधर कोर्ट को यह बात याद नहीं कि आजकल बच्चे सोते ही नहीं, 11 बजे रात तो जगे रहते हैं। इसका मतलब अब आप देखिएगा, अब फ्लोर ऑफ द हाउस, ये कोई रिस्ट्रिक्शन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए लागू नहीं होता, देयरफॉर दैट इज ए प्रिविलेज। कोई रिस्ट्रिक्शन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का लागू नहीं होता, तो दैट इज इंटरेस्टिंग प्रिविलेज। हाँ, आप कहेंगे इसका मतलब सदन का जब पीठासीन, सदन का जो सांसद बोलेगा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, इसका मतलब है कि कुछ भी बोल सकता है। तो हाँ, दैट इज सब्जेक्ट टू टू थिंग। पहला, संसद की प्रक्रिया और डेकोरम बस पालन होता रहे, संसद का प्रोसीजर एंड डेकोरम। डेकोरम का तो मर्यादा, कि संसदीय असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं करना है। और दूसरा, डेकोरम का मतलब है, प्रोसीजर का मतलब है कि जब सुमित्रा महाजन कहेंगे तभी आपको बोलना है, सुमित्रा महाजन के खिलाफ नहीं बोलना है। तो वहां भी एक प्रोसीजर है, उसके अंतर्गत रहते हुए आपको कुछ भी बोलने की आजादी है। ये अपने आप में फ्लोर ऑफ द हाउस की बात है। क्यों? क्योंकि आप याद रखिए, ऐसा क्यों है, हम बोलते तो अपनी बात रखते हैं, और एक सांसद बोलता है अपनी बात लगता है 20 लाख लोगों की बात रखता है। बिकॉज therefore a member of parliament occupying a special place in our parliamentary form of system। हमारे संसदीय शासन में उसका बड़ा ही महत्व है, क्योंकि जब उसकी आवाज उठती है तो आप याद रखिए लाखों लोगों की बात वही करता है। इसलिए अब प्रिविलेज हो गया कि नहीं हो गया? जो हमें बोलना है रिस्ट्रिक्टेड है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बोलना है बियॉन्ड रिस्ट्रिक्शन है, तो दैट इज ए प्रिविलेज। जनता की बातों को सही तरीके से उठा पाए, सरकार के खिलाफ आलोचना कर पाए, वो पहला प्रिविलेज है। दूसरा आप देखेंगे, दूसरा, सदन में मतदान इज ऑल्सो फ्री टू वोट इन अ पार्लियामेंट। वो सदन में कुछ कहने के लिए स्वतंत्र है और कहीं मतदान के लिए स्वतंत्र है। इज ऑल्सो फ्री टू वोट इन पार्लियामेंट। तो सदन में कुछ कह भी सकता है, मतदान भी कर सकता है। अब इंटरेस्टिंग पार्टी है, अगर सदन में कुछ कह भी सकता है, सदन में मतदान भी कर सकता है, तो इसका मतलब इसके लिए कभी भी उसे कोई न्यायपालिका में नहीं बुलाया जाएगा,
उसे कभी रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जाएगा, तो दैट मीन्स प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट। अब जरा सोच के देखिए, एग्जामिनर का ध्यान कहाँ कहाँ हो सकता है। देखिए एग्जामिनर कहाँ सवाल पूछा गया, कहाँ कहाँ से पूछ सकता है। अब वो ये नहीं पूछेगा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का प्रिविलेज क्या है, संविधान में बताइए। मेंस में सवाल ये पूछा गया है, मेंस में सवाल ये पूछा गया है, अब बताइए क्या प्रिविलेज दो ही होगा? 105 में दो एक बात लिखी गई है, तो सदन के सामने कुछ भी बोल सकता है और सदन के सामने वोट करेगा, और इन कामों के लिए फ्री है। इन कामों के लिए न्यायपालिका कभी उसे कुछ पूछ नहीं सकती। तो आप कहेंगे यही दो काम प्रिविलेज में आता है। तो पिछली बार मेंस एग्जाम में क्या पूछा, क्या कारण ऐसे हैं जिनसे संविधान में सांसदों के विशेषाधिकारों का उल्लेख व्यापक रूप में नहीं किया गया है? अब बताइए उसने क्या पूछा, तथ्यात्मक पूछा या कॉन्सेप्चुअल पूछा? अप्लाइड। इसे मैं बार बार कहता हूं, अब जरा सोच के देखिए, अगर हम ये प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट पढ़ रहे हैं, इसके पहले आप इस यहां पर पढ़ी गई किस बात से इसको रिलेट करके सवाल बना सकते हैं? आपको याद आ रहा है कुछ चीज? क्या? बिल्कुल सही बात है आपका, द एंटी डिफेक्शन एक्ट। एंटी डिफेक्शन एक्ट क्या कहता है? अब एग्जामिनर का ध्यान कहाँ होगा, न तो अलग से एंटी डिफेक्शन एक्ट पूछेगा और न ही अलग से आपको विशेषाधिकार पूछेगा, बल्कि किसको जोड़ देगा? विशेषाधिकारों से किसको जोड़ देगा? दल बदल अधिनियम को। तो अपने आप में यहां से उसका क्वेश्चन होगा कि जबकि हमने दल बदल अधिनियम अलग पढ़ा और विशेषाधिकार अलग पढ़ा। तो प्रश्न पूछने के चांसेस इस तरीके से होते हैं, जो बात सीधे रटी नहीं जा सके, जो बात सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड ना हो, इसलिए। लेकिन दल बदल अधिनियम की बात करने से पहले अब जरा देखें कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के प्रिविलेज को फिर अगर यही बात संविधान में लिखी गई है तो क्यों पूरी बात नहीं लिखी गई पहला? और क्या यही दो प्रिविलेज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को है? हमें तो यही विचार करना है, क्या यही दो प्रिविलेज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को है या प्रिविलेज इज मोर देन दैट? ये तो केवल संविधान में लिखा गया है, तो हाउ वी कैन डिफाइन मोर प्रिविलेज? अगला पॉइंट, अगला लिख लीजिए, अगला लिख लीजिए। संविधान में विशेषाधिकारों का व्यापक उल्लेख नहीं है, यह संक्षिप्त उल्लेख है। संविधान में विशेषाधिकारों का व्यापक उल्लेख नहीं है क्योंकि अनुच्छेद 105 में यह कहा गया है अनुच्छेद 105 में कहा गया है कि विशेषाधिकारों का निर्धारण संसद खुद करेगी, बिकॉज इट इज जॉब ऑफ पार्लियामेंट टू डिटरमाइन द प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट। विशेषाधिकारों का निर्धारण संसद खुद करेगी। इट इज जॉब ऑफ पार्लियामेंट टू डिटरमाइन द प्रिविलेज। और ये 105 में बात लिखी गई है कि ये अधिकार होगा, उसके अलावा कौन डिटरमाइन करेगा? पार्लियामेंट। इसलिए फ्रॉम टाइम टू टाइम पार्लियामेंट विल इटसेल्फ डिसाइड दैट व्हाट इज द प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट। इसलिए यही कारण है कि विशेषाधिकारों का उल्लेख किया ही नहीं गया, क्योंकि विशेषाधिकारों कौन डिफाइन करेगा? पार्लियामेंट। वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, 105 में जब बात लिखी गई थी, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें लिखा गया था कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को वो विशेषाधिकार होंगे जो इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर को मिलते हैं। हमारे संविधान में इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स का उल्लेख किया गया था। हाउस ऑफ कॉमन्स इज द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो जनता पार्टी सरकार आई तो उसको चेंज कर दिया 44th अमेंडमेंट के द्वारा, क्योंकि बड़े सिंबॉलिक मुद्दा आ गया कि हमारा संविधान सॉवरेन है, हमारा संविधान महत्वपूर्ण है, तो वाई वी आर नेमिंग द पार्लियामेंट ऑफ अदर कंट्री। तो ऐसी कौन सी आवश्यकता है कि हम दूसरे देश के संविधान का उल्लेख उसमें कर रहे हैं, दूसरे देश की संसद का उल्लेख कर रहे हैं? इसलिए वहां पे फिर शब्द हटा दिया गया। तो हाउस ऑफ कॉमन्स तो हटा दिया गया कि 44th अमेंडमेंट से हाउस ऑफ कॉमन्स नहीं रहा, लेकिन स्टिल ये बात लिखी है कि दो विशेषाधिकार होंगे, मत देने का और सदन के सामने बोलने का, लेकिन उसके अलावा जो भी विशेषाधिकार होगा वो संसद समय पे तय करेगी। अब संसद कैसे तय करती है? इसे जो भी आप बात जानते हैं कि सांसदों, जैसे आपने सुना होगा, जो विशेषाधिकार
सांसदों को सदन शुरू होने के 40 दिन पहले 40 दिन बाद हिरासत में नहीं लिया जाएगा, दैट इज मेड बाय पार्लियामेंट, नॉट एट ऑल इट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में लिखा ही नहीं गया है। जैसे कि किसी सांसद को हिरासत में लिया जाएगा तो पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इन्फॉर्म किया जाए, स्पीकर को इन्फॉर्म किया जाएगा, कहीं नहीं लिखा है। इसके अलावा जो भी है वो सांसद सदन ने बनाया है, लेकिन क्या है उसकी हमारे पास लिस्ट नहीं है, क्योंकि एक एक मामले में खुद ही डिसीजन कौन करेगी? पार्लियामेंट। एक एक मामले में डिसीजन करेगी, तो फिर कैसे डिसाइड होता है? अगला अगला संसद के दोनों सदनों में एक विशेषाधिकार समिति का गठन किया गया है। संसद के दोनों सदनों में एक विशेषाधिकार समिति का गठन किया गया है। A privilege committee is constituted in both houses of the parliament. संसद के दोनों सदनों में विशेषाधिकार समिति का गठन किया गया है और विशेषाधिकार के उल्लंघन के मामले की जांच इसी विशेषाधिकार समिति के द्वारा होती है। An issue of violation of privilege is inquired by the parliamentary committee on privilege. तो इसका मतलब है कि विशेषाधिकार के हनन की बात इस संसदीय समिति को जाएगी। जैसे एग्जाम्पल है, कई एग्जाम्पल ऐसे दिखाएंगे कि जब रामलीला मैदान में सब केजरीवाल का चल रहा था आंदोलन पूरा, तो उसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बड़ी गाली दी गई, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बहुत गाली दी गई, तो वो पार्लियामेंट्री कमेटी को सौंपा गया। एक बार तो हमारे अखबार ने, जब हामिद अंसारी चेयरपर्सन थे राज्यसभा के, तो वन न्यूज़पेपर रोड दैट कि हामिद अंसारी उल्लू हैं, हेजनाउल या बड़े डरपोक हैं। तो अब सवाल है क्या ये विशेषाधिकार का उल्लंघन है नहीं है? ये फिर पार्लियामेंट्री कमेटी को दिया जाएगा। एक बार रोनेन सेन, द एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन यूएस, रोनेन सेन ने क्या किया कि हमारे सांसदों को कह दिया दे आर हेडलेस चिकन, यानी बिना नेता के मुर्गी हैं। ये मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा गया। एक बार अरुण जेटली का फोन टैप हो गया था, तो ये मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा गया। यानी विशेषाधिकार समिति को कोई भी मामले सौंपे जा सकते हैं, विशेषाधिकार समिति को कोई भी मामले सौंपे जा सकते हैं, बशर्ते ये मामला बाकायदा संसद के द्वारा कह दिया गया कि नहीं, ये विषय विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाए, और द डिसीजन ऑफ प्रिविलेज कमेटी विल बी फाइनल, और विशेषाधिकार समिति का निर्णय अंतिम होगा कि विशेषाधिकार का उल्लंघन है या नहीं है। विशेषाधिकार समिति का उल्लंघन है या नहीं, वही निर्णय फाइनल होगा। तो ये अपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हर मामले में डिसीजन कौन करेगी? कमेटी ऑन प्रिविलेज। अब अपने आप में इसका मतलब कभी भी विशेषाधिकार समिति कुछ भी कह देगी तो वो विशेषाधिकार होगा? हाँ, वास्तविक मुद्दा यही है कि वो विशेषाधिकार होगा। इसका मतलब विशेषाधिकार क्या है वो केवल किसको पता है? पार्लियामेंट्री कमेटी को, अब ये हो सकता है डिस्प्यूट पैदा कर दे, और डिस्प्यूट होता भी इससे। तो विशेषाधिकार कौन डिटरमाइन करेगा? पार्लियामेंट्री कमेटी। अब ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए आपको इसी से फैक्ट बता दें, आपको जैसे मेंस पढ़ते समय ऑब्जेक्टिव एग्जाम, वैसे अगर ढूंढना मिलेगा नहीं आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम, क्योंकि एग्जामिनर का ध्यान जानते हैं अप्लाइड चीजों पे। तो अब मैं आपसे पूछूं, अब ऑब्जेक्टिव एग्जाम में एग्जामिनर कैसे पूछ लेगा? उसका ध्यान 105 पे नहीं होगा, इसमें कहाँ पे ध्यान होगा? अच्छा ये बताओ कि व्हाट आर द प्रोविजंस वेयर देयर इज अ केस ऑफ वायलेशन ऑफ प्रिविलेज। विशेषाधिकार के उल्लंघन के कौन से मामले होते हैं? आप टिक करिए उस पर, कौन कौन विशेषाधिकार उल्लंघन कर सकता है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, सामान्य लोग, या प्रेस,
विशेषाधिकार का उल्लंघन कौन कौन कर सकता है? कौन कौन कर सकता है बताइए? तो आपको यह दिला दें, विशेषाधिकार का उल्लंघन पीएम भी कर सकता है, मिनिस्टर भी कर सकता है, आम तो लोग कर ही सकते हैं, आम लोग भी कर सकते हैं। यानी प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट कैन बी वायलेटेड बाय एनीवन। वो डिसाइड कौन करेगा? पार्लियामेंट्री कमेटी। अब सवाल है, क्या सांसद भी सांसद, क्या एक सांसद सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन कर सकता है? क्या सांसद सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन कर सकता है? कर सकता है, क्योंकि भगवंत मान आम आदमी पार्टी के सांसद और थे शेख चिल्ली, कॉमेडी कॉमेडी शो के स्टार थे, और बाद में आगे पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट में कई बार उनके ऊपर आरोप था कि दारू पी के बैठते थे। दैट वाज एलिगेशन, आई एम नॉट सेइंग दैट इज वेरीफाइड। कई बार एलिगेशन लाया गया कि भाई वो तो ऐसे करते हैं। और दूसरा, फिर एक मामला आया कि उन्होंने क्या किया, पूरा रिकॉर्डिंग कर ली। उन्होंने रिकॉर्डिंग करके, हम पार्लियामेंट हाउस में किस गेट से उठते हैं, कहाँ से प्रधानमंत्री निकलता है, वो सब चीज रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे अपलोड कर दिया। एंड दैट वाज कंसिडर्ड ब्रीच ऑफ द प्रिविलेज। भाई सांसद कहाँ से घुसता है, पीएम कहाँ से घुसता है, ये सबको पता चल जाएगा। तो यू नो दैट दैट कैन बी अ ग्रेटर थ्रेट फॉर आवर सिक्योरिटी। इसका मतलब हर व्यक्ति सांसदीय विशेषाधिकार का उल्लंघन कर सकता है। तो जो मेरा अनुमान ये होता है कि आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में सवाल यहाँ से आएंगे। वो नहीं पूछेगा 105 में कि क्या है, ऑप्शन देकर नहीं पूछेगा कि पार्लियामेंट रटी रटाई बात है, उसे पूछेगा ही नहीं। तो अगला पॉइंट कैसे निर्धारण होगा? अगला, विशेषाधिकार समिति का गठन होता है, और विशेषाधिकार संबंधी एन इशू रिलेटेड टू प्रिविलेज, और विशेषाधिकार संबंधी सभी मामले विशेषाधिकार संबंधी सभी मामले संसद की विशेषाधिकार समिति ही तय करती है। Any issue related to the violation of privilege of parliament is determined by the parliamentary committee. विशेषाधिकार के सभी मामले संसद ही निर्धारित करती है। सभी मामले संसद निर्धारित करती है। इसीलिए भारत में आज तक विशेषाधिकारों का संहिताकरण नहीं हो पाया। Therefore, in India, till today, parliamentary privilege is not codified at all. इसलिए भारत में विशेषाधिकारों का निर्धारण आज तक नहीं हो सका। आज तक लिखित रूप इसका नहीं है, संहिताबद्ध रूप नहीं है। तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज आर नॉट कोडिफाइड येट। संसदीय विशेषाधिकार अभी तक निर्धारित नहीं हो पाया है। तो अब देखेंगे फिर इसमें विवाद होना तय है। तो व्हाट इज अ डिस्प्यूट? व्हाट इज डिस्प्यूट ओवर द पार्लियामेंट्री प्रिविलेज? तो यही कारण था जिसमें से लिखा नहीं गया। तो एग्जामिनर यही सेंसर पूछा था, लिखा क्यों नहीं गया? अब सवाल है कि इससे फिर विवाद क्या होते हैं? अगला हेडिंग है, और डिस्प्यूट रिलेटिंग टू पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, संसदीय विशेषाधिकार से संबंधित विवाद क्या है? संसदीय विशेषाधिकार संबंधित विवाद क्या है? विवाद में पहला अपने आप में आ जाता है। पहला विवाद ऐसा आ गया। अच्छा, पहला विवाद, अब देखिए इशूज हम पर आ जाएंगे, क्या क्या डिस्प्यूट के इशू हैं। और जीएस में एग्जैक्टली यही बात लिखी गई है, व्हाट इज इशूज रिलेटेड टू द डिस्प्यूट ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट। तो पहला मामला है कि फंडामेंटल राइट्स एंड द पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, मूल अधिकार
और संसदीय विशेषाधिकार। पहला इशू यहीं पे आ जाता है कि फंडामेंटल राइट्स एंड पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। दूसरा इसी से रिलेटेड भी है, जुडिशरी एंड पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। जुडिशरी एंड पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, न्यायपालिका और संसदीय विशेषाधिकार। फिर तीसरा इशू आ जाता है कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज एंड इवन कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कोड ऑफ कंडक्ट और इथिक्स ऑफ पार्लियामेंट। तो जब भी एग्जामिनर सवाल पूछेगा तो कहीं ना कहीं इसी डिस्प्यूट से जुड़ा पूछेगा। और अगला पार्लियामेंट्री प्रिविलेज एंड द एक्सपल्सन ऑफ मेंबर्स, एक्सपल्सन ऑफ एमपीज, निष्कासन, सांसदों का निष्कासन। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज और सांसदों का निष्कासन, कोड ऑफ कंडक्ट एंड एथिक्स ऑफ, और जुडिशरी वर्सेस पार्लियामेंट। अब देखिए डिस्प्यूट कहाँ कहाँ रहा है, एक बात आपको याद दिला दे। अच्छा ये भी याद दिला दे कि फर्स्ट जो हमारे विशेषाधिकार हैं दैट इज एंजॉय होल बाय द एंटायरली पार्लियामेंट। जैसे संसद के सामूहिक विशेषाधिकार क्या है कि अगर कोई व्यक्ति वहां दर्शक दीर्घा में कार्यवाही देखने जाए और संसद के स्पीकर को लगता है कि वो ठीक कार्य नहीं कर रहा है तो स्पीकर उसको तत्काल सदन से हटने का निर्देश दे सकती है। दैट इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरी बात है अब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव प्रिविलेज क्या है, अगर कभी स्पीकर को ऐसा लगे कि कोई सदन की ऐसी कार्यवाही है जो शुड नॉट बी पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर, आजकल तो टेलीविजन में टेलीकास्ट होती है, न्यूज़ है, राज्यसभा टीवी है, तमाम क्लिप्स जाती है। अगर भी स्पीकर ने कह दिया कि सदन की कार्यवाही न तो प्रिंट में आएगी न मीडिया में आएगी, तो नो बडी इज अलाउड टू इवन पब्लिश दैट मटेरियल। आप देखते होंगे कि स्पीकर बार बार ही कहता रहता है इसे सदन की कार्यवाही का भाग नहीं माना जाएगा, इसे सदन कार्यवाही का भाग नहीं माना जाएगा। इसका मतलब है कोई पत्रकार कभी उसको छाप नहीं सकता। दैट इज कलेक्टिव प्रिविलेज। और व्यक्तिगत प्रिविलेज में मतलब बोलने की आज़ादी, आने जाने की आज़ादी, सदन के शुरुआत के 40 दिन पहले 40 दिन बाद हिरासत में लेने से मुक्ति, दैट इज प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट। और ये भी दिला दें ये प्रिविलेज पार्लियामेंट को तो मिलता ही है, पार्लियामेंट्री कमेटीज को ही मिलता है, क्योंकि संसदीय समितियों में भी तो सांसद ही होता है। दैट प्रिविलेज ऑल्सो एंजॉयड बाई द पार्लियामेंट्री कमेटीज। संसदीय समितियों को भी ये विशेषाधिकार मिलता है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मिलकर बनती है। तो अब जरा देखा जाए डिस्प्यूट कहाँ कहाँ आया, कि प्रिविलेज को लेके डिस्प्यूट कहाँ कहाँ है। पहला फंडामेंटल राइट्स, अगर पहले देखें हम फंडामेंटल राइट्स की बात। अच्छा बड़ी दिलचस्प बात ये थी कि हम जो हमारे संविधान निर्माताओं ने पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की बात की थी तो उनको ये लगता था कि भाई पार्लियामेंट शुड एंजॉय द प्रिविलेज, क्योंकि उनको डर था कार्यपालिका संसद खिलाफ काम न कर दे, कहीं कार्यपालिका संसद खिलाफ ना जाए, इसलिए दे है प्रोवाइडेड सम प्रिविलेज। लेकिन अब जरा सोच के देखिए फंडामेंटल राइट्स में होना क्यों डिस्प्यूट का विषय है। अच्छा सांसद किसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जनता का। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिप्रेजेंट द विल ऑफ द पीपल। सांसद जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और फंडामेंटल राइट्स किसको है, जनता को है। तो सवाल है जो सांसद जनता का प्रतिनिधित्व करता है वही जनता सांसद खिलाफ आ जाएगी, ये बात सुनने में कैसी लगती है आपको। दैट में बी सम ऑब्जेक्शनेबल, लेकिन ऐसा हुआ। ऐसा कैसे हुआ, अच्छा हमारे यहाँ दोस्तों एक एक से खुराफाती लोग हैं। हमारे यहाँ तो कई लोग तो इन खबरों में बने ही रहना चाहते हैं। अब आप जानते हैं कि हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, राइट टू पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी, ये फंडामेंटल राइट है। अब जानते हैं कि बोलने की आज़ादी है,
तो बोलने की आज़ादी हमें है, तो ये आज़ादी प्रेस को ही मिलती है। और ये बात आप जानते हैं कि दर्शक दीर्घा में और पार्लियामेंट में जर्नलिस्ट की उपस्थिति हमेशा होती है, पत्रकार हमेशा होते हैं पार्लियामेंट में रिपोर्ट कवरेज करने के लिए। तो अब बताइए कि मान लीजिए कि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो बोल रहा है, और यही बात राज्य विधानसभाओं के लिए भी लागू होते बात ध्यान रखना है। सेम प्रोविजन इज एप्लीकेबल फॉर द स्टेट असेंबलीज टू। अब जो बात ध्यान रखने की है, और स्टेट असेंबली के लिए किस आर्टिकल में प्रोविजन है ये? क्या धीरज क्यों बोल रहे हैं? 190 194। तो यही सारी बात है, एग्जैक्टली यही सारी बात है, तो एकदम एक ही जैसा है। लेकिन अब सवाल है कैसे मामला गड़बड़ हुआ। आप जानते हैं कि स्पीकर का विशेषाधिकार है किसी बात को छपने से रोक दे, और प्रेस वाले का अधिकार है किसी बात को लिखिए। प्रॉब्लम है कि नहीं? अब प्रेस वाले का अधिकार है किसी बात को लिखे, स्पीकर का अधिकार है किसी बात को छपने से रोक दे, और डिस्प्यूट यहीं पे हुआ। और एक बड़े पत्रकार थे यूपी में बड़ा क्लासिकल केस है यूपी विधानसभा का। यूपी विधानसभा का बड़ा क्लासिकल केस है। इसमें केशव सिंह एक पत्रकार थे, और विधानसभा की कार्यवाही देखने गए, और केशव सिंह ने पूरे सदन के ऊपर एक विधायक के खास गाली उली लिख के पंपलेट फेंक दिया। तो ये से फिर विशेषाधिकार समिति को मामला सौंपा गया। ये हुआ है तो पूरे सदन का विशेषाधिकार का उल्लंघन है, केशव सिंह को बुलाया जाए। और केशव सिंह को ये हुआ कि जब सदन के पटल में बुलाया गया, तो जब आप जानते हैं दैट इज डेकोरम ऑफ पार्लियामेंट, कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेशन स्पीकर की अवमानना नहीं कर सकता, स्पीकर के खिलाफ पीठ करके नहीं खड़ा हो सकता। केशव सिंह आए सदन में, स्पीकर के खिलाफ पीठ करके खड़े हो गए। स्पीकर ने कहा व्हाई यू आर स्टैंडिंग लाइक दैट। उन्होंने कहा कि आप हमारी अवमानना कर रहे हो। केशव सिंह ने कहा कि सुनो, तुम बहुत गंदे आदमी हो। स्पीकर ने वो बड़ा बेकार का आदमी है, करा मैं गंदा आदमी हूं। केशव सिंह ने पहले तो एक विधायक को गाली दी थी, उसके बाद क्या किया? स्पीकर को गाली देने का मतलब पूरे सदन को गाली देना। स्पीकर ने कहा ये तो बहुत शरारती व्यक्ति है, इसको तुरंत 1 हफ्ते की सजा दी जाए। आप कहीं कहाँ लिखा गया? कहीं नहीं। लेकिन दैट इज अ पार्ट ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट। संसदीय विशेषाधिकार में कोई भी स्पीकर किसी व्यक्ति के विशेषाधिकार के उल्लंघन करने वाले को हवालात भी भेज सकता है। ये लिखा नहीं गया है, क्योंकि हमारे विशेषाधिकार लिखा ही नहीं गया। तो हर एक मामले पे प्रिविलेज कमेटी बनेगी, और प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट पे ही अंतिम निर्णय संसद लेगी। तो हर बार निर्णय अलग हो सकता है, कि कुछ लिखा तो है नहीं। इसलिए पार्लियामेंट उस कमेटी ने कहा कि इसको 1 हफ्ते की सजा दे दी जाए, और केशव सिंह को जेल भेज दिया गया। तब तक क्या हुआ? केशव सिंह के वकील चले गए इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने केशव सिंह को बेल दे दिया, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि ठीक है, दंड तो दे दिया गया, लेकिन इतना भी दंड नहीं। अब सवाल है, तो गिलास तोड़ने पर सजा मौत थोड़ी मिलेगी, और नहीं ट्रैफिक लाइट के वॉल्यूशन पर आजीवन कारावास की सजा मिलेगी। लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर वॉल्यूशन ऑफ ट्रैफिक लाइट इज टू मच हार्श पनिशमेंट। अरे देयर इज अगेंस्ट, दिस इज अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस टू। अब किसी ने मतलब किसी गांव के बच्चे ने गांव के खेत आम तोड़ लिया, क्या उसका हाथ तोड़ देंगे आम तोड़ने के बदले? ये तो न्याय नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केशव सिंह को बेल दे दिया, और जैसे बेल दिया उसके बाद विधानसभा स्पीकर ने कहा अब 2 जज को लाया जाइए। उनकी हिम्मत कैसी हो, बेल दे दिया। हमारे विशेषाधिकार में हुई क्यों? केशव सिंह तो बरी हो गए, अब न्यायपालिका विधायिका सामने आ गई। स्पीकर ने कहा कि विशेषाधिकार के मामले में हमारा डिसीजन फाइनल है। फाइनल का मतलब हमारे डिसीजन को रिव्यू नहीं कर सकता। न्यायपालिका ने कहा भाई हमें तो फंडामेंटल राइट्स बचाना है, हम तो करेंगे। और ये हुआ कि अब 2 न्यायाधीशों को बुलाया जाए, और मामला इतना गंभीर हो गया कि अगले दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में उस समय 26 जज थे। नाउ देयर इज 160 जजेस इन इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 160 जज हैं, 160 दैट इज द हाईएस्ट नंबर। 160 जजों ने पूरा एक साथ, वो 26 जज थे उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट में,
सब लोगों ने एक साथ बैठ के लखनऊ के एसएसपी जिलाधिकारी को परमादेश दिया, मैंडेमस दिया कि न्यायाधीशों को हिरासत में लेने का कतई प्रयास न किया जाए, उन्हें विधानसभा के सामने न लाया जाए। उसके बाद ये मामला भेज दिया गया उच्चतम न्यायालय को। रेफरेंस राष्ट्रपति ने कहा, न्यायपालिका में आप ही बताइए इस मामले में क्या होना चाहिए। तो न्यायपालिका निर्णय दे दिया है, लेकिन वो निर्णय विधायिका मानने को तैयार नहीं होती, इसे डिस्प्यूट आज तक है। अब लिखा ही नहीं गया है, तो जो चीज लिखी नहीं गई है न्यायपालिका निर्णय देती है, तो विधायिका हमेशा बार बार कहती कि न्यायपालिका इसमें होती कौन है निर्णय देने वाली, हम तो नहीं मानेंगे। तो सवाल ये होता है, क्या प्रिविलेज एब्सोल्यूट हो सकता है? एब्सोल्यूट तो हो नहीं सकता। तो दैट इज डिस्प्यूट नंबर 1। और इस पूरे केस में न्यायपालिका ने कहा क्या? 2 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, केशव सिंह वाद में, ये बड़ा क्लासिकल मामला है तो पुराना, लेकिन है बड़ा क्लासिकल। केशव सिंह वाद में किसी ने कहा नागरिक संसद के विशेषाधिकार का उल्लंघन कैसे कर सकता है? आप जाइए संसद कार्यवाही देखिए, ऊपर से कूद जाइए। विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ कि नहीं हुआ? आपने सदन की कार्यवाही चलने से रोक दिया और कूद के एक सांसद के जान पे आफत डाल दी, वो अलग बात है। और किसी ने विशेषाधिकार अवमानना आगे आपको बता देंगे। अगला लिख लीजिए, क्या लिखा आपने? केशव सिंह वाद में उच्चतम न्यायालय ने विशेषाधिकारों की व्याख्या करते हुए कहा, while interpreting the privilege in Kesav Singh Wad, केशव सिंह वाद में विशेषाधिकारों के उल्लंघन की व्याख्या करते हुए कहा, कि संसदीय विशेषाधिकार व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से ज्यादा महत्वपूर्ण है। The privilege of parliament is more important than citizens' right of freedom of speech and expression. संसदीय विशेषाधिकार व्यक्ति की वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसका सीधा सा मतलब है कि जब संसदीय विशेषाधिकार और प्रेस का मामला आएगा तो प्राथमिकता किसको दी जाएगी? संसदीय विशेषाधिकार को। अगर स्पीकर ने कोई चीज कह दिया कि नहीं छपेगी तो नहीं छपेगी, उसमें व्यक्ति अपनी आजादी की बात नहीं करेगा। दैट्स फर्स्ट क्लियर। लेकिन 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 संसदीय विशेषाधिकार के नाम पर संसदीय विशेषाधिकार के नाम पर नागरिकों के जीवन के अधिकार का उल्लंघन संभव नहीं है। बट ऑन द नेम ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज वी कांट negate that citizens right of life, a citizen's right to life and personal liberty, संसदीय विशेषाधिकार के नाम पर नागरिकों के जीवन के अधिकार का उल्लंघन संभव नहीं है। जीवन का अधिकार अंडरलाइन। राइट टू लाइफ कांट बी वायलेटेड ऑन द नेम ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट। अब जीवन का अधिकार का सीधा सा मतलब कर्नाटका विधानसभा का मामला बता दें
कर्नाटक विधानसभा का पत्रकारों से थोड़ा सा बैर है। अच्छा, पत्रकारों से कई बार सांसद इसलिए भी दुखी रहते हैं, कई बार पत्रकार दिखा देते हैं, देखो ये सांसद महोदय बैठा है सदन में, सो रहा है बैठे बैठे, पत्र दिखा देते हैं, तो बड़े गुस्से में आते हैं। एक बार कर्नाटका विधानसभा के एक सदस्य विधायक सदन में मोबाइल से वो देख रहे थे जो वैसे वो उस उम्र में नहीं देखना चाहिए, सदन में तो बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। अब सवाल है कि इस बात को कैमरे ने ले लिया और बड़ा हंगामा मचा था दोस्तों। इसीलिए कर्नाटका विधायकों की तो समस्या थी। कर्नाटका विधायक वैसे भी पत्रकारों से खफा थे, बस उनको एक मौका मिलना चाहिए था और एक मौका मिल गया। तो इसलिए एक पत्रकार ने कुछ ऐसा छाप दिया जो विधानसभा ने मना किया था। उसमें क्या किया, कर्नाटक विधानसभा ने पत्रकार को 1 महीने की सजा दे दी। 1 महीने की सजा जरूर से ज्यादा नहीं है, जरूर से ज्यादा है, तो आप याद रखिए। लेकिन हमने कहा कि निर्णय देने के बाद तो क्या सब कहेंगे न्यायपालिका ने निर्णय दे दिया तो मामला खत्म हो गया? नहीं खत्म हुआ। क्यों? अगला पॉइंट, संसद न्यायालय के निर्णय को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। पार्लियामेंट इज नॉट एग्री टू एक्सेप्ट डिसीजन ऑफ कोर्ट। संसद न्यायालय के निर्णय को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि संविधान के अनुसार विशेषाधिकारों के निर्धारण की अंतिम शक्ति स्पीकर की है। According to Constitution, the final authority for determine the privilege is Speaker. विशेषाधिकारों के निर्धारण की शक्ति स्पीकर को है। Final authority to determine the privilege is Speaker. विशेषाधिकारों के निर्धारण की शक्ति स्पीकर को है। तो ये मामला अपने आप में स्पष्ट हो गया। ये लेकिन आज तक डिस्प्यूट तो बना हुआ है, कोई नया डिस्प्यूट आता है। स्पीकर और संसद का कहना है कि न्यायालय के से क्या मतलब है, क्योंकि ये हमारी प्रक्रिया का पार्ट है, ये हमारी प्रक्रिया का पार्ट है। आपको याद होगा पिछली क्लास में मैंने बताया था कि प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट कांट बी डिटरमाइंड बाय द जुडिशरी। अच्छा, आधार में हम आगे बताएंगे, दबी धन विधेयक का मामला आगे आपको बता देंगे, आधार में ये बात आपको आगे बता भी देंगे। तो अच्छा, दूसरी बात फिर जो ध्यान देने की है, दूसरा जुडिशरी वर्सेस पार्लियामेंट, ये मामला हमेशा आता रहता है। तो जुडिशरी वर्सेस पार्लियामेंट कैसे, पहला पॉइंट। दूसरा इशू है जुडिशरी वर्सेस न्यायपालिका और संसद। संसदीय विशेषाधिकारों के अलावा apart from the privilege of the parliament, संसदीय विशेषाधिकारों के अलावा संसद को अपनी प्रक्रिया भी निर्धारित करने का अधिकार है। Apart from the privilege of parliament, parliament can determine its own procedures. संसद को अपने विशेषाधिकारों के निर्धारण का अधिकार है। संसद को अपनी प्रक्रियाओं को निर्धारित करने का अधिकार है। तो आपको यह दिला दें, आर्टिकल 122, आर्टिकल इज नॉट इंपॉर्टेंट हियर, लेकिन आर्टिकल 122 में कहा गया है कि संसद के किसी पदाधिकारी के द्वारा किया गया कोई कार्य या संसद की निर्धारित प्रक्रिया, दो चीज है। प्रक्रिया का मतलब क्वेश्चन आवर कब होगा, भोजन काल कब होगा, लंच कब होगा। संसद की प्रक्रिया पहला, या संसद के द्वारा निर्धारित, संसद के किसी पदाधिकारी के द्वारा किया गया कोई कार्य,
कभी भी न्यायपालिका की जांच के दायरे में नहीं आएगा। दैट्स सो जो सेपरेशन ऑफ पावर, दैट्स सो सेपरेशन ऑफ पावर, शायद ये मैंने बताया भी था कभी क्या पिछली क्लास में, ये वैसे पार्लियामेंट सद बताया था। लेकिन अब देखें आधार अधिनियम को मामला दिया गया कि नहीं दिया गया, फिर ये प्रॉब्लम आ गई। और आधार अधिनियम से पहले भी मामला तब आया था, ये आधार अधिनियम के पहले भी बस उसी को लिख लीजिए कैसे पहला पॉइंट है। अतः अतः स्पीकर के कार्यों का अतः स्पीकर के कार्यों का न्यायिक पुनरावलोकन संभव नहीं है। Therefore, the procedure of parliament and the functions of a speaker is beyond the scope of judicial review. संसद के कार्यों का पुनरावलोकन संभव नहीं है। लेकिन फिर वही बात की हो तो होलोहानवाद, लेकिन की हो तो होलोहानवाद में बट इन की हो तो होलोहान केस एन और आधार अधिनियम के मामले में, बट इन की हो तो होलोहान केस एंड इन आधार एक्ट, की हो तो होलोहान और आधार अधिनियम के मामले में उच्चतम न्यायालय ने स्पीकर के कार्यों का पुनरावलोकन किया। द एक्ट एंड ड्यूटीज ऑफ स्पीकर वे रिव्यूड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन बोथ द केसेस। स्पीकर के कार्यों का पुनरावलोकन किया। स्पीकर कार्यों का पुनरावलोकन किया तो फिर डिस्प्यूट का विषय है जो अभी तो रिजॉल्व नहीं है। जबकि अब पार्लियामेंट में, जबकि संसद में, संविधान में देखेंगे तो कहा जाता है कि नहीं कि कभी न्यायपालिका कांट रेज द क्वेश्चन ओवर द प्रिविलेज। और कई बार लोग तो हमारे यहाँ ऐसा कहते हैं कि देखिए हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस प्रिविलेज की बात करते हैं जो ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को है, और ब्रिटेन में संविधान लिखित है ही नहीं है। ब्रिटेन में संविधान लिखित नहीं है इसीलिए प्रिविलेज भी लिखित नहीं है, और हमारे यहाँ संविधान लिखित है इसलिए विशेषाधिकार मस्ट बी, प्रिविलेज मस्ट ऑल्सो बी कोडिफाइड। और दूसरी बात देखेंगे ब्रिटेन से कंपैरिजन हमारा ठीक नहीं है, क्योंकि अब ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं, हमारे लिखित संविधान है। ब्रिटेन में फंडामेंटल राइट्स नहीं, हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स है। ब्रिटेन में जुडिशियल रिव्यू नहीं, हमारे यहाँ जुडिशियल रिव्यू है। ब्रिटेन में यूनिटरी गवर्नमेंट है, हमारे यहाँ फेडरल गवर्नमेंट है। और सबसे बड़ी बात है जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिस विशेषाधिकार की उम्मीद कर रहे हैं वैसा उनका आचरण भी तो होना चाहिए। आचरण कैसा है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का आप देख लीजिए। और पहले कहा भी जाता था, पहले मेंबर्स यूज टू वॉक आउट, पहले क्या कहते सदन से जो कुछ का थोड़ा गुस्सा होता था वो सदन से बाहर चला जाता था। अब दे आर वॉकिंग इन, तो वॉक आउट नहीं कर रहे हैं, दे आर वॉकिंग इन। तो वॉकिंग इन कहाँ कर रहे हैं, अब वेल में चले जाएंगे। वेल का मतलब सदन में कुआं होता है दोस्तों, दे आर इंटरिंग टू ए वेल। और यहीं कहीं स्पीकर के पास जाके पेपर पर छीन लेते हैं। स्पीकर उतना ऊंचे उसका ऑफिस होता है। अब सोचिए स्पीकर के पास तो वेल में नहीं आना चाहिए उनको, और कहाँ चले जाते हैं स्पीकर तक। तो सवाल है कि ऐसे सांसदों के लिए क्या विशेषाधिकार मिला था, वो भी जो क्रिमिनल्स जो ऐसे ऐसे कामों में संलग्न है जो स्वाभाविक रूप में संसद की गरिमा को नीचे कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए प्रिविलेज था, ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट, कोड कंडक्ट एंड प्रिविलेज। नेक्स्ट इज कोड ऑफ कंडक्ट एंड प्रिविलेज। तो पहला वर्ष 1997 में पहली बार राज्यसभा में इथिक्स कमेटी बनाई गई। इन ईयर 1997 फर्स्ट टाइम
पहली बार 1997 में राज्यसभा में एथिक्स कमेटी बनाई गई। फर्स्ट टाइम एथिक्स कमेटी वाज मेड इन राज्यसभा इन ईयर 1997। अब आप देखेंगे आचार समिति बनाएगी, एथिक्स कमेटी। एथिक्स कमेटी का मतलब है कि हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का व्यवहार ही ठीक नहीं है, वो भी राज्यसभा में बनाना। और अब ध्यान देने की बात है, मेंबर ऑफ राज्यसभा आर वेरी मच एक्सपीरियंस। राज्यसभा के मेंबर तो बड़े ही अनुभवी हैं, बड़े अच्छे हैं, और हमें राज्यसभा में ऐसी कमेटी बनाने की बात पड़ गई, इसका मतलब है समथिंग इज गोइंग क्रिटिकली रॉन्ग। तो अब आप देखेंगे कि हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पैसा लेके सवाल पूछ लेते हैं, हिंसा सदन में करते हैं, बाइकआउट करते हैं, एंड दे आर एंगेज इन कंटिन्यूअस डिसरप्शन। अगर सदन के संचालन में कार्यवाही कर बाधा करना अगर ये विशेषाधिकार का उल्लंघन है, तो सबसे ज्यादा विशेषाधिकार का उल्लंघन खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कर रहा है। तो सवाल है कि इनका कंडक्ट कैसा है। अगला पॉइंट, संसद में ऐसे सदस्यों की संख्या बढ़ रही है जिनका रिकॉर्ड आपराधिक है। जिनका रिकॉर्ड आपराधिक है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैविंग द क्रिमिनल बैकग्राउंड आर इंटरिंग इनटू पार्लियामेंट। जिनका रिकॉर्ड आपराधिक है, इसलिए विशेषाधिकार के नाम पर संसद को प्रभावित करने की शक्ति नहीं दी जा सकती। तो प्रिविलेज इज नॉट फॉर अंडरमाइनिंग द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। और लास्ट आप देखेंगे एक्सपल्सन का मामला, पहली बार, अच्छा आपको याद दिला दें, एक्सपल्सन का मामला हमारे यहाँ क्यों इंपॉर्टेंट आ गया। आप याद रखिए, हमारे यहाँ ये तो बात कही गई, डिसक्वालिफिकेशन की बात है। हमारे संविधान में क्या लिखा गया है, डिसक्वालिफिकेशन। अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन बी डिसक्वालिफाइड। और डिसक्वालिफाइड कैसे हो सकता है, दल बदल अधिनियम के अंतर्गत, अंडर एंटी डिफेक्शन एक्ट। डिसक्वालिफाइड कहाँ हो सकता है, एंड दैट में बी बाई द इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग के द्वारा डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो हमारे संविधान पहला डिस्क्वालिफिकेशन, दूसरा शब्द का प्रयोग किया गया है वैकेंसीज। तो उसकी सीट खाली, वेकेंट, उसकी सीट खाली हो सकती है। और किसी मेंबर पार्लियामेंट की सीट खाली कब होगी, जब 60 दिन तक बिना स्पीकर को बताए हो मेंबर न हो। लेकिन उस 60 दिन में क्या काउंट नहीं होगा, क्या 4 डेज, 4 डेज क्या, यानी आप याद रखिए उस 60 दिन में ऐसा होना चाहिए कि उस 60 दिन में उन दिनों को नहीं गिनाया जाएगा जहां पे सदन की कार्यवाही 4 दिन से ज्यादा चली या 4 दिन से कम। क्या, अब आप इसको ध्यान से अब देख कहिएगा, यानी ऐसी कार्यवाही मतलब 60 दिन में क्या गिना जाएगा, इस बात को तो आप याद रखिए। चली या नहीं चली, एक बार फिर से ध्यान से इसको देख के आइए, दैट इज योर होमवर्क थर्ड, तब इसको हम बताएंगे आपको। तो पहला डिस्क्वालिफिकेशन, पहला सीट वैकेंट होना है, तीसरा है, देखिए एक तीसरा है, एंड दैट इज रिटेन इन द लोकसभा रूल्स, सस्पेंशन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सस्पेंशन के बाद संविधान में कहीं नहीं है, सस्पेंशन की बात की गई रूल्स इन पार्लियामेंट, दैट इज निलंबित करना। यानी हमारे सांसदों के लिए 3 प्रोसीजर है। एक तो है डिस्क्वालिफिकेशन, दैट डिस्क्वालिफिकेशन वैकेंसी इज अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल, सस्पेंसर इज अंडर द लोकसभा रूल्स। और लोकसभा रूल्स का मतलब है कि स्पीकर किसी व्यक्ति को सस्पेंड कर सकता है
एक दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए, एक सेशन के लिए अगर वो व्यक्ति सदन की कार्यवाही में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न कर रहा है, और नाउ देयर इज अ प्रोविजन ऑफ ऑटोमेटिक सस्पेंशन इन लोकसभा। वही तो ऐसा है, पहले तो स्पीकर करना पड़ता था। अब अगर कोई भी सांसद है जो कि अनावश्यक संसद में बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो ही इज एलिजिबल फॉर द ऑटोमेटिक सस्पेंशन, तो ऑटोमेटिक सस्पेंशन हो जाएगा। लेकिन एक्सपल्सन शब्द का प्रयोग न संसदीय परंपरा में है और न ही संविधान में। एक्सपल्सन शब्द का प्रयोग कभी नहीं है। तो अब सवाल है, तब इसलिए डिस्प्यूट बढ़ गया, इसलिए सेकेंड इज एक्सपल्सन। जैसे मैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए सवाल आपसे पूछूं कि हमारे यहाँ संसद की ज्वाइंट बैठक कब कब हो सकती है? क्या हमारे यहाँ संसद की ज्वाइंट बैठक कब कब हो सकती है? ज्वाइंट सिटिंग कब कब हो सकती है? अच्छा बताइए, अच्छा ऐसा नहीं लगता कि हर साल एक ज्वाइंट सेशन होता है, राष्ट्रपति जब बैठता है? होता ही नहीं होता है? नहीं, नहीं होता है। जब राष्ट्रपति दोनों सेशन को बुलाता है, दैट इज नोन एज असेंबलिंग टुगेदर, नॉट ज्वाइंट सिटिंग। द प्रोविजन ऑफ ज्वाइंट सिटिंग इज ओनली एंड ओनली इन आर्टिकल 108। दिस इज नॉट ज्वाइंट सिटिंग, दिस इज असेंबलिंग टुगेदर। तो जो राष्ट्रपति बुलाता है, पहली बार बजट भाषण के समय देता है, वो ज्वाइंट सिटिंग नहीं है। या जीएसटी के लिए जो आया, वो ज्वाइंट सिटिंग नहीं है। या गणतंत्र दिवस के समारोह में जो कार्यक्रम, इट्स नॉट ज्वाइंट सिटिंग, इट इज असेंबलिंग टुगेदर, साथ बैठना। तो संविधान में अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो अब ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए हो सकता है शब्द अलग अलग हो जाए, इसीलिए डिस्क्वालिफिकेशन, वैकेंसी, तो डिस्क्वालिफिकेशन, वैकेंसी, सस्पेंशन, एक्सपल्सन, एक्सपल्सन शब्द दिया ही नहीं गया है, इसलिए डिस्प्यूट का पार्ट बना। एक्सपल्सन हुआ कब? पहला। और याद रखिए, जो कहते हैं वैकेंसी का मतलब 60 डेज। अगर कोई सांसद है विदाउट इन्फॉर्मिंग, अगर इन्फॉर्मेशन देता है तो उसका वैकेंट नहीं होगा। अगर विदाउट इन्फॉर्मिंग अब्सेंट है 60 दिन तक, लेकिन 60 दिन में वो दिन नहीं मनाया जाएगा जहां पार्लियामेंट सेशन में है। 60 का मतलब है कि जहां पे रेसेस है, अंतराल है, वो 60 डेज लिया जाएगा। जब पार्लियामेंट सेशन में है तो 60 डेज नहीं लिया जाएगा, और वो सेशन जो 4 या उससे ज्यादा दिन का हो। और सेशन तो में से 4 दिन से ज्यादा ही का ही होता है। इसलिए मान लीजिए कि एक साल में पार्लियामेंट लगभग हर तीसरे महीने बैठी जाती है। एक साल में मतलब है, अगर मान लीजिए कोई एक सेशन में नहीं आया तो मतलब लगभग वो 2 महीने तक नहीं आया, बीच में 2 महीने काल होता है। तो उसको 2 महीने अगर लगातार वो ना आए, अगर उस 2 महीने के बीच में कोई सेशन आ जाएगा, तो दैट इज नॉट अ वैकेंसी। तो पीटी एग्जाम के लिए शब्दों को ध्यान से आप जरूर पढ़िए। बाकी तो मेंस के लिए कोई मतलब नहीं इसका। तो एक्सपल्सन का मतलब क्या? लास्ट पहला। संसदीय इतिहास में पहली बार फर्स्ट टाइम इन द इंडियन पार्लियामेंट्री हिस्ट्री, संसदीय इतिहास में पहली बार लोकसभा स्पीकर सोमनाथ चटर्जी के द्वारा लोकसभा स्पीकर सोमनाथ चटर्जी के द्वारा 12 सांसदों को बर्खास्त कर दिया गया। 12 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वेयर एक्सपेल्ड। लोकसभा स्पीकर के द्वारा 12 सांसदों को बर्खास्त कर दिया गया, और संविधान में सांसदों की बर्खास्तगी का कोई प्रावधान नहीं है। देयर इज नो प्रोविजन ऑफ एक्सपल्सन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। संविधान में सांसदों की बर्खास्तगी कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए
राजा रामपाल वाद में इसलिए राजा रामपाल वाद में इसे उच्चतम न्यायालय, देयरफॉर इन केस ऑफ राजा रामपाल, इसे राजा रामपाल वाद में इसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई। Therefore, in case of Raja Rampal, this was challenge in Supreme Court. Challenge of the disqualified members or expelled member. And expulsion was done by Somnath Chatterjee. तो राजा रामपाल वाल में उच्चतम न्यायालय से चैलेंज किया गया और यदि उच्चतम न्यायालय ने ये बात कह दी कि दैट कम्स विद इन द प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट। यदि सोमनाथ चटर्जी इस बात बहुत नाराज हुए थे। सोमनाथ चटर्जी ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने रिट स्वीकार कैसे कर लिए, हमने एक्सपेल किया, हमने एक्सपेल नहीं किया, दैट इज नॉट कम विद इन द एम्बिट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसमें सुप्रीम कोर्ट का मसला क्या होता है, बिकॉज स्पीकर इज अ फाइनल अथॉरिटी और आप जानते हैं पार्लियामेंट में स्पीकर का बड़ा रोल है, स्पीकर इज अ फाइनल अथॉरिटी। तो लेकिन फिर भाल उच्चतम न्यायालय कहा ना भाई हम देखेंगे, तो उच्चतम न्यायालय ने देखते हुए फाइनली फिर क्या कहा कि जो भी सोमनाथ चटर्जी ने कहा सही कहा है, लेकिन हम देखेंगे। देखना हमारा काम है, झांकना ताकना काम किसका है, सुप्रीम कोर्ट का काम है। द रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज जस्ट लाइक राजपाल यादव, जो जिस फिल्मों में रहते हैं। आजकल राजपाल यादव से मेरे प्रिय कलाकार हैं, मैं उनकी फिल्में जरूर देखता हूँ, लेकिन आजकल ही इज फेसिंग वेरी मच फाइनेंशियल इंसॉल्वेंसी। तो एक फिल्म बनाने के चक्कर में घाटे में चले गए दोस्तों। लेकिन अगली बात है एक्सपल्सन की बात। अब सवाल अगला होता है कि मान लीजिए क्या एक्सपल्सन है, क्या ये सब डिस्प्यूट तो जुड़े ही रहते हैं। अब कहीं डिफाइन तो है नहीं कब एक्सपल्सन होगा कब सस्पेंशन होगा। और कई आलोचक ने तो ये कहा अगर स्पीकर को ऐसे एक्सपल्सन की पावर मिल जाएगी फिर तो सारे अपोजिशन को एक्सपेल कर देगा वो, क्योंकि स्पीकर हमेशा सत्ताधारी दल का ही व्यक्ति होता है, तो सारे अपोजिशन को एक्सपेल कर देगा। तो लोगों ने कहा ना ऐसा नहीं हो पाएगा। अब सवाल है कुछ लोगों ने कहा नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में एक बात कही थी कि देखिए दो चीज होती है, एक है प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट, सेकेंड वाज कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा दो चीजों में आप अंतर करिए। लेकिन आप याद रखिए सुप्रीम कोर्ट की एक भी बात मानने के लिए पार्लियामेंट तैयार नहीं है। पार्लियामेंट से पूछा गया अच्छा इन दोनों बातों में फर्क है क्या, कंटेम्प्ट और प्रिविलेज। पार्लियामेंट कहती है ये सुप्रीम कोर्ट बेवकूफ है, बिला वजह उंगली करता रहता है। अरे हम बताएंगे क्या प्रिविलेज यार, तुम बिला वजह उसमें कूदते रहते हो। ये सुप्रीम कोर्ट कहता भाई देखो हम भी बता सकते हैं कुछ। तो कंटेम्प्ट ऑफ प्रिविलेज अलग है, कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट अलग है, और प्रिविलेज का मुद्दा अलग है। तो ये अपने आप में डिस्प्यूट का विषय है, व्हाट इज प्रिविलेज एंड व्हाट इज कंटेम्प्ट। तो सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया अच्छा दोनों में अंतर कैसे है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अब मान लीजिए कोई संसद के सामने खड़ा होकर गाली देने लगे सांसदों को चोर कह दे, ये क्या है, कंटेम्प्ट है प्रिविलेज है, ये कंटेम्प्ट है। भाई सांसदों को चोर कह देना, इवन लोअरिंग द डिग्निटी ऑफ पार्लियामेंट, या सांसदों के खिलाफ कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग कर देना, ये उनकी अवमानना हो सकती है। क्योंकि प्रिविलेज का मतलब है कि कोई ऐसा काम जो संसद के कार्यकरण में बाधा पहुंचाए, विच ऑब्स्ट्रक्ट इन द फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट, वो प्रिविलेज होगा। कोई भी ऐसा काम जो संसद कामों में बाधा पहुंचाए, अब जैसे पार्लियामेंट्री कमेटी कहीं जा रही है उसको adjourn दिया जाए, दैट इज इशू ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट। कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिल्ली आ रहा है उसका विमान डाइवर्ट कर दिया जाए, दैट इशू इज प्रिविलेज। प्रिविलेज का मतलब होता है जहां हम संसद कामों को बाधित करें। अब कोई एक व्यक्ति चला गया सदन कार्यवाही देखने और लगा सदन में डांस करने, सदन कार्यवाही रुक गई, दैट इज कंटेम्प्ट ऑफ प्रिविलेज। तो लेकिन सवाल यह है कंटेम्प्ट का मतलब क्या है कि एब्यूजिंग द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब कोई बाहर से किसी को गाली दे रहा है तो इससे संसद काम कहां प्रभावित हुआ, कोई प्रभावित नहीं हुआ। अब हमने कह दिया कि ऑल थीव्स आर देयर विद इन द पार्लियामेंट, सारे चोर कहाँ हैं। अच्छा गांव में बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है, पहले गांव में लोग इंग्लिश कम जानते थे,
तो कभी कभी लोग कहते हैं ये हमारे गांव के रॉबर हैं ये, तो उस आदमी समझता है रॉबर कोई बहुत बड़ा शब्द है, रॉबर उसको डाकू मतलब नहीं पता था। तो कहते ये हमारे गांव के रॉबर हैं, तो उसको पता रॉबर मतलब कोई अच्छी बात है, बहुत खुश होता था। बाद में किसी ने बताया मूर्ख है, इसका मतलब तुम डाकू कहा जाता है। हाँ, अब मैं बताऊंगा अगले दिन से। तो दैट इज एब्यूज, एब्यूज करना, गाली देना, तो ये दैट इज कंटेम्प्ट। फिर हमने कहा क्योंकि लिखा ही नहीं है कि क्या कंटेम्प्ट है, क्या प्रिविलेज है, हु इज अल्टीमेट अथॉरिटी। लास्ट पॉइंट, उच्चतम न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सदन की अवमानना और विशेषाधिकार में अंतर होना चाहिए। We should make a distinction between the privilege of parliament and contempt of parliament. सदन की अवमानना और विशेषाधिकार में अंतर होना चाहिए। और विशेषाधिकार का उल्लंघन वही माना जाएगा and the breach of privilege should be accepted in those conditions संसद के विशेषाधिकार का उल्लंघन वही माना जाएगा जहां सदन के कार्यों में बाधा पहुंचाई जाए। Disruption in the functioning of parliament is amount to the breach of parliament or breach of parliamentary privilege. ये संसदीय विशेषाधिकार का उल्लंघन माना जाएगा कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट। तो अदरवाइज, लेकिन फिर हमने कहा लेकिन, और सदन अथवा सांसदों के विषय में, सदन अथवा सांसदों के विषय में अभद्र टिप्पणी सदन की अवमानना है। संसद अथवा सांसदों के विषय में अभद्र टिप्पणी सदन की अवमानना है। The abusive language against MPs or parliament is an example of contempt of parliament. सदन की अवमानना है, उनको गाली देना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना वो मानना है। लेकिन उन्होंने फिर कहा कि इसे अब आज भी संसद मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि संसद कहती है हम बताएंगे। संसद कहती है हु इज जुडिशरी, जुडिशरी कौन होती है। इसलिए आज तक हमारे यहाँ विशेषाधिकार का मुद्दा विवाद का विषय बना हुआ है। अब बताइए इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, विवाद है। अब मान लीजिए एग्जामिनर ये पूछ ले हाउ वी कैन सॉल्व, प्रॉब्लम है पता होगे। जिस भी चीज का प्रॉब्लम है पता होना चाहिए, वी शुड ऑलवेज सर्च फॉर अ सोल्यूशन। तो मेंस में हमेशा ये बात रखते हैं, ये नहीं प्रॉब्लम लेके छोड़ दिया। वी आर नॉट सपोज टू ओनली टेल द प्रॉब्लम, बट वी मस्ट सर्च फॉर अ सोल्यूशन टू। तो हमें कहाँ पे खोज की तलाश करनी चाहिए, कैसे हम समस्याओं को हल करें। तो आपको याद दिला दें, समस्याओं को हम हल कैसे करेंगे। अब समस्याओं को हल कैसे करेंगे, तो सवाल है कि वी, और जब हल करने के बाद दस यू टेल द मल्टी डायमेंशनल आंसर, बहुत बहुआयामी उत्तर होना चाहिए। और मल्टी डायमेंशनल मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर दीजिए, पहला प्रिविलेज लिख दीजिए पहला। दूसरा, वी कैन कोडिफाई प्रिविलेज थ्रू एक्ट, वैधानिक उपाय होगा। तीसरा, एथिक्स कमेटी को काम दिया जा सकता है, एथिक्स कमेटी को काम दिया सकता है। और पार्लियामेंट से ये पूछा था कि व्हाई यू आर नॉट कोडिफाइंग योर प्रिविलेज, क्या आप आखिर में विशेषाधिकार को कोडिफाई क्यों नहीं कर रहे हो। तो उन्होंने कहा भाई ये तो समय समय पे बदल जाएगा, हम कैसे कोडिफाई कर सकते हैं। आज व्हाट्सएप आ गया, कल फेसबुक आ जाएगा। तो पहले तो सांसदों के अवमान और विशेषाधिकार के उल्लंघन के अलग माध्यम थे, आज दुनिया बदल गई। तो हो सकता है कल के लिए कोई अलग माध्यम आ जाए। तो वी कांट फिक्स द नोशन ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट। संसदों के विशेषाधिकार का मामला समय के अनुसार ही परिभाषित होगा।
it must be read out within the text, within the context, not only in text. तो संसद ये कहती है, लेकिन बार बार वेंकटचर्य कमीशन ने कहा है कि अब समय आ गया है कि जब कम से कम कुछ बेसिक चीज तो परिभाषित कर दीजिए। जब हमें यही नहीं पता है कि आखिर में सदन का विशेषाधिकार क्या है, झगड़ा होना तय है, झगड़ा होना तय है, क्योंकि वो कुल मिला के संसद ये बताएगी क्या हमारा विशेषाधिकार है क्या नहीं है। कम से कम कुछ चीजें कोडिफाई हो जाए तो लोगों को पता चल जाएगा, हाँ भाई यहाँ ये रेड लाइन है जहाँ हमें एंट्री नहीं करना है। दैट इज कंसीडर्स अ ब्रीच ऑफ द प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट। तो उपाय क्या बताएंगे? संवैधानिक 105 में संशोधन किया जाए, वैधानिक विधि बनाई जाए। तीसरा, एथिक्स कमेटी उसको कोड ऑफ कंडक्ट एक बना दे कि दैट इज अमाउंट टू अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। तो और न्यायपालिका, चूंकि न्यायपालिका की बात तो संसद मानने को तैयार नहीं है, तो वो उसका कहना भी है भाई हमारा सेपरेशन ऑफ पावर है, हम कैसे मानेंगे इनकी बात। इसलिए निष्कर्ष लिखिए, कंक्लूजन। संसदीय विशेषाधिकारों संसदीय विशेषाधिकारों से संबंधित विवादों को हल करने के लिए, फॉर रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट ऑफ प्रिविलेज और डिस्प्यूट ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, संसदीय विशेषाधिकारों को हल करने के लिए संविधान में संशोधन किया जा सकता है। We can amend the constitution and particularly article 105 for defining the privilege of parliament। पहला अच्छा निष्कर्ष लिखे, संशोधन किया जा सकता है। इसके लिए संसद अधिनियम भी बना सकता है। इवन पार्लियामेंट कैन इनेक्ट अ लॉ फॉर डिफाइनिंग द प्रिविलेज। इसके लिए संसद पृथक विधि का निर्माण कर सकती है। संसद पृथक विधि का निर्माण कर सकती है। यह कार्य संसद की आचार समिति को भी सौंपा जा सकता है। That task can also be allocated to the ethics committee of the parliament। यह कार्य संसद की आचार समिति को भी सौंपा जा सकता है, जिससे विशेषाधिकारों की सूची का निर्माण हो सके। Therefore, we can define a list of privilege, जिससे विशेषाधिकारों की सूची का निर्माण हो सके। विशेषाधिकारों की सूची का निर्माण हो सके। तो अब जरा आपको दिखा दें, दो चीज बची है, बजट पारित करना और कंडक्ट ऑफ बिजनेस। सदन में कार्यवाही चलती कैसे है, तो बजट पारित करना कल शुरू करेंगे, कंडक्ट ऑफ बिजनेस आज शुरू करते हैं, क्योंकि बजट पारित करने में थोड़ा समय लगेगा। लेट्स सी हाउ दिस कंडक्ट ऑफ बिजनेस गोज ऑन। अगला हेडिंग है अच्छा, एक तीसरा भी देखिए उपाय हो सकता है। जब हमें उपाय पूछा जाए, संवैधानिक, वैधानिक और एथिक्स कमेटी, और देखिए राजनीतिक भी हो सकता है, क्योंकि सारे पॉलिटिकल पार्टी मिलके फ्रेम कर दें कि व्हाट इज द प्रिविलेज ऑफ द पार्लियामेंट। सारे पॉलिटिकल पार्टी मिलके फ्रेम कर सकती है और समय समय पे वो अमेंडमेंट हो सकता है। ऐसा थोड़े कि कोई चीज बना दी आपने, अमेंड नहीं हो सकता। तो समय समय पे यू कैन मॉडिफाई दैट प्रिविलेज। तो अब देखिए कंडक्ट ऑफ बिजनेस कैसे चलता है। अगला है सदन की कार्यवाही कैसे चलती है। ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम का मामला है, ये आपको मेंस में नहीं पूछा जाएगा।
लेकिन उसमें भी हम कुछ आपको मेंस जैसा कुछ क्वेश्चन बता देंगे कैसे फैक्ट को कॉन्सेप्ट में चेंज किया जा सकता है। तो हम हर फैक्ट को कॉन्सेप्ट, अच्छा जब फैक्ट को कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझते हैं तो रटने वाला काम खत्म हो जाता है, इंटरेस्ट भी आता है, चीज़ आसान बन जाती है। जब केवल हम फैक्ट को देखते हैं फिर तो याद भी कुछ चीज़ नहीं होता, तो याद होगा सब हौच पौच हो जाएगा। तो देखिए पार्लियामेंट होती कैसी है, इस तरीके से। पहला, दिस इज सीट ऑफ ए स्पीकर हु वेरी ओकेजनली स्पीक। जो नहीं बोलती उसका नाम क्या है, स्पीकर। और यहां पे बैठता है, यहां पे बैठते हैं ये लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल, उसके पदाधिकारी, जो सारी पार्लियामेंट कार्यवाही को लिखते रहते हैं। इनका काम बोलने का नहीं होता। तो आधिकारिक काम हमेशा लिखने वाला होता है, देयर इज स्क्रिप्ट राइटर। डायलॉग बोलने वाले कहाँ होते हैं, इधर। द साइज ऑफ पार्लियामेंट इन सेमी सर्किल वे। ये बड़ा अच्छा, मतलब पार्लियामेंट बिल्डिंग तो बहुत ही शानदार बिल्डिंग हमारे यहाँ। अब देखेंगे ये क्या है, ये है कुआं। जो सेमी सर्किल वाला शेप है, यहाँ के आसपास, यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर नॉट सपोज टू एंटर इनटू। तो अभी हमने कहा पहले वॉक आउट करते थे, वॉक इन करते हैं। वॉक इन करते कहें, ये है वेल। अब हिंदी में इसको कुआं ही कह लीजिए, तो कुआं तो नहीं कह सकते। वेल का मतलब वो गैलरी जहां मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का आना मना है, वहां नहीं आ सकते। लेकिन आजकल तो आ ही जा रहे हैं। और दूसरा, और कैसे होता है, इस तरीके से सिटिंग प्लान इस तरीके से होता है पूरा। 6 रो ऐसे होता है और 11 ब्लॉक्स ऐसे होते हैं। अब 6 रो में बिल्कुल ही बीच का रास्ता खाली होता है और यहाँ लोग बैठते हैं। 6 रोज होती हैं, लगभग 11 ब्लॉक्स होते हैं। इस तरीके से फिर यहाँ बैठते हैं। राइट में पोजीशन बैठता है, अपोजिशन। स्पीकर के दाहिने कौन बैठता है, और सत्ता पक्ष को ट्रेजरी बेंचेस कहते हैं। तो दाहिने कौन बैठता है, स्पीकर के। स्पीकर के दाहिने कौन बैठेगा, प्रधानमंत्री। कभी अब प्रधानमंत्री पोजीशन देखिए, हमेशा दाहिने होता है, और अपोजिशन कहाँ होगा, बाएं, आमने सामने। तभी चोंच में चोंच मिलेगी, when they are sitting in front of each other। तभी तो स्वाभाविक रूप में थोड़ा सा मामला गर्म होगा। तो ये सिटिंग अरेंजमेंट। लेकिन अब सवाल, फ्रंट रोज सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दी जाती है। जैसे कोई पांच पांच छह, जरूरी नहीं को पार्टी से ही, बहुत बड़ी पार्टी से न भी आता हो, तो भी फ्रंट रोज सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दी जाएगी। ऑल्दो स्पीकर इज इंटाइटल्ड टू एलोकेट द सीट्स इन द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। स्पीकर इस सीट तय करता है कि उसको क्या मेंबर, क्या कहाँ जगह मिलेगी, कहाँ कोई बैठेगा। रजिस्टर्ड पार्टी या रिकॉग्नाइज पार्टी, वो सबको बैठने का अरेंज करता है। जैसे ही लोकसभा, अब देखेंगे ये तो अब अभी आपके सामने लोकसभा डिसॉल्व होगी, फिर अभी इलेक्शन डेट्स की घोषणा हो गई है। अच्छा, नोटिफिकेशन आया है कि नहीं भाई इलेक्शन का? अच्छा, नोटिफिकेशन आ गया है। अच्छा अच्छा, तो नोटिफिकेशन डेट्स में कोई अब मतलब नहीं है। नोटिफिकेशन डेट्स एक ही है, दैट इज इशू ऑफ जीएस। हमेशा बी अलर्ट अबाउट दैट। इलेक्शन कमीशन, और डेट्स किसने अनाउंस किया है, इलेक्शन कमीशन ने, गवर्नमेंट ने, इलेक्शन कमीशन ने। उसके बाद अभी देखेंगे शायद 18 तारीख को नोटिफिकेशन आने वाली है। 18 को नोटिफिकेशन इशूड बाय द प्रेसिडेंट। इस डेट को सरकारी गजट में जब प्रकाशित कर दिया है, दैट इज अ नोटिफिकेशन, दैट इज इनफॉर्मल अनाउंसमेंट बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब इलेक्शन कमीशन के अनाउंसमेंट के बाद ऑफिशियल गजट में जब बात है कि नोटिफिकेशन, तब नोटिफिकेशन होता है। दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। अब देखेंगे ये शेप्स है। तो पहली बार जब लोकसभा बैठती है, तो लोकसभा में क्या होता है, पहले
अच्छा, लोकसभा का एक पदाधिकारी ऐसा होता है, स्पीकर, जो लोकसभा के विघटित होने के बाद भी अपने पद पर कार्य करता रहता है। आफ्टर डिसॉल्विंग ऑफ लोकसभा सारे लोकसभा कर्मचारी खत्म, सॉरी लोकसभा के सांसद कर्मचारी तो बने रहते हैं, तो सारे सांसद खत्म, एक स्पीकर बना रहता अपने पद पे। स्पीकर क्यों नहीं खत्म होता? लोकसभा के वो लेखी मेंबर है जो जो लोकसभा के डिसोल्यूशन के बाद भी स्पीकर अपने पद पे काम करता रहता है। तो आखिर में इसका मतलब संसद जब विघटित हो गई तो स्पीकर काम कहाँ करेगा? अच्छा, नए सांसदों को शपथ ग्रहण करवाने के लिए अपने पद बना रहता है क्या? प्रोटेम स्पीकर के रूप में काम करता है? ओ, पद की निरंतरता बनी रहे। ये बात आपने सही बताया। याद रखिए, लोकसभा स्पीकर के दो काम हैं, एक पॉलिटिकल, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव। लोकसभा स्पीकर इज हेड ऑफ लोकसभा सेक्रेटेरिएट टू, लोकसभा का सचिवालय है। अब क्या लगता है कि सदन में प्रश्न पूछा जाता है तो ये सब राजनेता तय करते हैं? सदन में बिजनेस आता है, कब बिल आएगा, कब होगा, ये सब राजनेता तो बस आते हैं, बोल बाल के हाथ झाड़ के चले जाते हैं। उसके बाद सारा कौन काम कर्तन करता है? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स। इसीलिए सचिवालय के रूप में लोकसभा सचिवालय तो परमानेंट हाउस है। लोकसभा का भंग होता है, लोकसभा सचिवालय थोड़ी भंग होगा। लोकसभा सचिवालय पहला है जनरल सेक्रेटरी, उसके नीचे फिर पदाधिकारी, सेक्शन ऑफिसर, रिसर्च टीम, पूरी पार्लियामेंट की टीम होती है। तो जब आपको लगता है कोई बिल टेबल हो गया, तो बिल टेबल होने का मूल काम कौन करवाता है? लोकसभा सचिवालय। आपने क्वेश्चन आवर, प्रश्न पूछना, तो प्रश्न कैसे पूछा जाता है? क्या आप सुमित्रा महाजन को चिट्ठी भेज जाएगी? चिट्ठी सुमित्रा महाजन को भेज जाती है, फिर सुमित्रा महाजन को डाइवर्ट कहाँ करेंगे? सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा। लोकसभा, इसलिए सारे मंत्रालयों का जो कनेक्शन होता है पार्लियामेंट से, दैट इज मेड बाय द सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा। और जो सेक्रेटरी जनरल होता है उसका नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा स्पीकर। इसलिए सचिवालय काम साल भर चलते रहते हैं। और आपको याद है, कोई ना कोई पार्लियामेंट्री कमेटी है, वो भी चलती रहती है। इसलिए वो अपने पद पे बना रहता है। प्रोटेम स्पीकर के कारण बिल्कुल नहीं, पद में निरंतरता कारण बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये बात आप ध्यान से देखिएगा, अभी सुमित्रा महाजन, अभी अगर आप ये कह रहे हैं कि लोकसभा स्पीकर इसलिए अपने पद पर बने रहेगा कि अगली लोकसभा को ओथ एंड अफर्मेशन के लिए, नो, ही हैज नथिंग टू डू विथ द ओथ एंड अफर्मेशन फॉर द नेक्स्ट मेंबर ऑफ लोकसभा। अगली लोकसभा के मेंबर को शपथ दिलाया, उसका कोई काम नहीं है। ये बात आप ध्यान से सुमित्रा महाजन के संदर्भ में आप देखिएगा। हाँ, इट में भी आज की जो स्पीकर है अगली बार प्रोटेम स्पीकर हो सकती हैं, जरूरी नहीं है। हो सकता है अगर बीजेपी मेजोरिटी में आ जाए तो सुमित्रा महाजन को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाएगा। द टर्म प्रोटेम इज लैटिन। प्रोटेम का मतलब जो कुछ समय के लिए हो, थोड़े समय के लिए हो, तात्कालिक समय के लिए हो, प्रोटेम। तो प्रोटेम स्पीकर का मतलब स्पीकर फॉर टाइम बिंग, थोड़े समय के लिए प्रोटेम। और थोड़े समय के लिए कब होगा? तो जब भी नई लोकसभा आती है तो पहला काम होता है लोकसभा सांसदों को शपथ दिलाना। तो लोकसभा सांसदों को शपथ दिलाने के लिए राष्ट्रपति एक वरिष्ठ एमपी जो नवनिर्वाचित होगा, पुराना नहीं, यानी सुमित्रा महाजन तभी प्रोटेम स्पीकर बन सकती है व्हेन सी इज इंटरेस्टेड इनटू इंटरिंग इनटू इलेक्शन दिस टाइम। अगर उनको लगता है कि नहीं हमें चुनाव नहीं लड़ना है, तो वो प्रोटेम स्पीकर कभी नहीं बन पाएंगे। तो जो भी निर्वाचित सदस्य होगा उन्हें में राष्ट्रपति एक को प्रोटेम स्पीकर बना देगा, और उसका काम क्या है? नए सदस्यों को शपथ दिलाना और नए लोकसभा स्पीकर के, स्थायी लोकसभा स्पीकर के निर्माण के काम को आगे बढ़ाना। जैसे स्थायी लोकसभा स्पीकर चुन लिया जाएगा, स्थायी लोकसभा स्पीकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हैं, प्रोटेम स्पीकर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। तो जैसे स्पीकर हो जाएगा, देन प्रेसिडेंट जो प्रोटेम स्पीकर के काम समाप्त। देन प्रोटेम स्पीकर, द फंक्शन ऑफ प्रोटेम स्पीकर इज अबाउट टू लैप्स। प्रोटेम स्पीकर किस पार्टी का होगा, देयर इज नो रूल अबाउट दैट, क्योंकि शपथ दिलाने में कोई भी कर सकता है। लेकिन अभी कर्नाटक में आपने देखा होगा, प्रोटेम स्पीकर, कुछ प्रोटेम स्पीकर अगर लोकसभा में होता है, विधानसभा में होता है, सारी बातें विधानसभा में होती हैं। बस एक फर्क है कि एक फर्क यहाँ पे आता है कि प्रोटेम स्पीकर कर्नाटका में उसने एक नया भी काम किया, विश्वास मत को सिद्ध करवाना।
अभी तक प्रोटेम स्पीकर ये काम नहीं होता था। कर्नाटका में तो अभी ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, प्रोटेम स्पीकर ही विश्वास में सिद्ध करवाएगा, उसके बाद हम स्थायी अध्यक्ष नियुक्त तब करवाएंगे, स्थायी स्पीकर तब होगा जब कम से कम ये तो गारंटी हो जाए कि सरकार किसकी होगी। लेकिन पार्लियामेंट में ये काम है प्रोटेम स्पीकर का कि वो शपथ दिलाएगा सबको, उसके बाद उसका काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए पार्लियामेंट का पहला सेशन होता है। पहला सेशन कैसे शुरू होता है? अब पार्लियामेंट में कई चीजें साथ चलती हैं। पार्लियामेंट में कई चीजें, पहला होता है सेशन, सत्र। दूसरा होता है सिटिंग। तीसरा होता है मोशन। चौथा होता है रेजोल्यूशन। पांचवा होता है बिल। सिटिंग, मोशन, रेजोल्यूशन, बिल। और आप ये भी कर सकते हैं डिबेट एंड डिस्कशन। अब आप देखेंगे व्हाट इज ए सेशन। ये तीन होता है, सेशन तीन होता है, बजट, मानसून एंड विंटर। लेकिन आप याद रखिए संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। दैट इज मेंशन इन द लोकसभा रूल्स। देयर आर 3 सेशंस इन द पार्लियामेंट। ये लोकसभा नियमों में है। संविधान में केवल इतनी बात लिखी गई है कि संसद के 2 सत्र के बीच का अंतराल 6 महीने से ज्यादा का नहीं होगा। There should not be more than 6 month interval between the 2 sessions of the house। ये भी आप जानते हैं सेशन की निश्चित संख्या हमारे यहाँ आज तक नहीं है, और न सेशन के शुरू होने कोई निश्चित दिन है, न कोई सेशन की संख्या है, न शुरू होने का निश्चित दिन है। यदि अब आप देखेंगे अब ऑब्जेक्टिव एग्जाम कैसे आप सब्जेक्टिव एग्जाम से जोड़ लेंगे। आपको तो फैक्ट लगता हो सेशन में लड़ी फैक्ट, एग्जामिनर का ध्यान कहाँ मेंस पे जाएगा कि क्या हमारे देश में सेशन शुरू करने की तारीख निश्चित होनी चाहिए, या सेशन में सीटिंग को निश्चित बना दिया जाए, बैठ के निर्धारित कर दी जाए। याद रखिए जब इस मोड पर आप जाएंगे तुरंत कॉन्सेप्चुअल बात आ जाएगी। यानी क्यों इस मोड पे, क्यों? अब देखिए कैसे फैक्ट को कॉन्सेप्ट कैसे चेंज करते हैं। कोई फैक्ट आ जाए, फैक्ट हम कॉन्सेप्ट कैसे चेंज करेंगे। व्हाई देयर इज सेशन। सेशन होता क्यों है? विधि के निर्माण के लिए। सेशन होता क्यों है? कार्यपालिका को नियंत्रण के लिए, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। सेशन होता क्यों है? अभी हम पढ़ेंगे कि बजट के निर्माण के लिए। तो जब सेशन ही नहीं होगा तो हाउ पार्लियामेंट कैन कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। इसका मतलब है ये सेशन है या संसदीय उत्तरदायित्व का सिद्धांत है। अब देखिए मामला बन गया कि नहीं। ऑब्जेक्टिव एग्जाम के देखेंगे तो ये संविधान में लिखा है नहीं लिखा है, उत्तर नहीं लिखा है। ये संविधान में केवल लिखा है कि 6 महीने के भीतर संसद 2 सत्र होने चाहिए। इसी बात को अपने कॉन्सेप्ट से जोड़ दिया तो क्या हो गया, एक ही चीज कॉन्सेप्ट हो जाएगी। बाकी कल